Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. 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 पब्लिक आ गई? Yes, sir. Yes, sir. सर आज इलेक्ट्रो स्टैट होगा, सॉरी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री होगा। आज कर लेते हैं शुरू। Yes, सर एक sir. क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ सर जो हांस का रिएक्शन है सर, हाँ, हंस डीकर कर ली। ये सर कर रखी। सर मैं पूछ रहा था कि सर उससे हम अराइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं? रेडिकल मैकेनिज्म होती है हंस डीकर रिएक्शन, तो रेडिकल तो अच्छे बनेंगे नहीं। डबल बॉन्ड पर रेडिकल तो हमें पता ही है, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज भी अच्छा नहीं होता है और डबल बॉन्ड पर रेडिकल भी अच्छा नहीं होता है। तो रेडिकल बनाना डबल बॉन्ड के ऊपर ये तो आसान नहीं। मतलब हंस डीकर रिएक्शन याद है ना कि जब आप RCOOAg को Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करते हैं, यही है ना शायद सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्शन। Yes, Yes. sir. सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में RBr बन जाता है, तो वो जो CO2 है वो उड़ जाती। लेकिन CO2 उड़ने से R डॉट उस R डॉट के ऊपर जाके रिएक्शन होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो R डॉट जो हंस डीकर रिएक्शन है, उस हंस डीकर रिएक्शन में ये मैकेनिज्म है तुम्हारी कि RCOOAg दैट इज सिल्वर सॉल्ट, जब ये Br2 या फिर Cl2 को लिया जाए, Br2 लिया जाए या Cl2 को लिया जाए, क्योंकि I2 को लेंगे तो कोई और रिएक्शन हो जाती है, हालांकि उस सिलेबस में नहीं। तो ये Cl2 CCl4 मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल आंसर लिखते हैं वो आप ये लिखते हैं कि RBr बना देंगे, साथ में CO2 उड़ा देंगे और साथ में AgBr बना देंगे। और ये अच्छी रिएक्शन है। क्यों अच्छी रिएक्शन है? क्योंकि AgBr तो जम गया नीचे और CO2 उड़ गई, मस्त आपका RBr बन गया। मतलब अच्छा तरीका है अल्काइल हैलाइड बनाने का, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम एक कम हो जाता। जो RCOOAg उसमें कार्बन एक कम हो जाएगा और RBr बन जाएगा। तो जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ये कि जो RCAg है हमारा, ये RCOAg X2 ले लेते हैं, जैसे Br2 है तो X2 के साथ रिएक्ट करके RCOX प्लस AgX बनाता। तो एक तो ये पत्थर अलग हो गया, एक काम तो यही खत्म हो गया कि भाई AgX यहां से खत्म हो गया। चलिए ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जो RCOX है वो ब्रेक करता है RCO डॉट प्लस X डॉट, और जो R डॉट RCO डॉट है R डॉट में कन्वर्ट होता है और साथ में CO2 निकल जाती है। तो देखिए एक तो CO2 बाहर, एक AgX का पत्थर बाहर। अब जो R डॉट बना, ये R डॉट RCOOX के साथ दोबारा जुड़ता है और दोबारा जुड़कर RX बना देता है। ये इसकी मैकेनिज्म, ये बन जाएगा RX और फ्री क्या हो जाएगा? RCO डॉट, और ये RCO डॉट दोबारा सर्कुलेट हो जाएगा। दिस इज प्रोपोगेशन स्टेप। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के तहत जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन रहा है जिसमें रेडिकल मैकेनिज्म प्रमोट हो रही है। कुछ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जैसा जब आप एल्कीन पढ़ते थे तो उसके कुछ वैसा देखा कि CO2 निकल गई ऐसे, है ना। लेकिन अब इसमें जो है ना, एक अच्छी बात यह है कि इस रिएक्शन का जो रेट है ये ज्यादा कब देखने को मिलेगा, ये ज्यादा तुम सोच के बताना। प्राइमरी हैलाइड्स के लिए रेट बेटर होगा या सेकेंडरी हैलाइड्स के लिए रेट बेटर होगा या टर्शरी हैलाइड्स के बनने का रेट बेटर होगा? क्या लगता है? टर्शरी। Tertiary. हैलाइड्स के बनने का रेट बेटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड्स का रेट बेटर माना जाएगा 2 डिग्री से। 2 डिग्री की प्रिपरेशन 3 डिग्री हैलाइड से बेटर मानी जाती। क्यों? इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में जो RDS है वो R डॉट का बनना नहीं है, RDS इस R डॉट का X को खींचना है, और X को आप तभी खींच पाएंगे जब आप हल्के होंगे, ताकि X के पास अप्रोच करके आप इसको खींच सके। यानी कहने का मतलब ये हुआ, प्राइमरी हैलाइड्स के बनने के चांसेस इस मेथड से ज्यादा बेटर माने जाते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। दूसरी बात, ब्रोमीन का जुड़ना ज्यादा आसान है या क्लोरीन का जुड़ना? यानी क्लोरो हैलाइड बनाना या ब्रोमो हैलाइड बनाना, उसमें बेटर कौन सा है? सर ब्रोमो। ब्रोमो हैलाइड। सर आसानी से टूट जाएगा ना। क्योंकि सर X को निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ सर O के साथ X का डंडा तोड़ना है, तो साफ समझ में आता है कि OBr बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लेस है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl। यानी OBr को तोड़ना थोड़ा ज्यादा आसान है सर, इसलिए इस X को निकाल पाना तब ज्यादा आसान माना जाएगा जब OBr हो। इसका मतलब ये हुआ, दो बातें याद करनी। क्या कि सर एक तो RBr के बनने की संभावनाएं RCl के बनने की संभावनाओं से बेटर होगी। बताओ, समझे बात? यस। लेकिन तब की बात कर रहे हैं जब R कॉमन हो गया। मतलब समझो, दो सवाल हो गए। एक, सर Br कॉमन है, देन डिग्री विल बी 1 2 3। क्लियर है?
Yes, sir. अगर मुझे ब्रोमो बनाने हैं, मुझे तीनों ही ब्रोमो बनाने हैं, आप बताइए डिग्री बेटर कौन सी है? तो अगर आपको सारे ही ब्रोमो बनाने हैं, देन डिग्री विल बी 1 इज बेटर देन 2 बेटर देन 3, बात खत्म। लेकिन सर अगर मान लीजिए मुझे डिग्री कॉमन है, तीनों की डिग्री 2 है, आप बताइए ब्रोमो अच्छा है या क्लोरो अच्छा है? तो ऐसे में सर ब्रोमो बेटर है, क्योंकि OBr का टूटना OCl के टूटने से ज्यादा आसान माना जाता है। यानी दो बातें याद करके चलते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स बनाने का एक अच्छा मेथड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाते हैं, साथ ही साथ जितने भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं या तो वो जमीन में घुस जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर ये एक अच्छा मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट। ठीक, अच्छा अब इसमें दो बातें याद करनी है। एक, सर 1 डिग्री हैलाइड्स की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी मानी जाएगी एज कंपेयर टू 3 डिग्री हैलाइड्स, बिकॉज रेडिकल फॉर्मेशन इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द फाइनल स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें रेडिकल एक्स को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो सर मोटा हम नहीं होने चाहिए और मोटे आप नहीं होने चाहिए। बताओ समझे बात? Yes, sir. कि हमें एक्स को निकालना है तो OX बॉन्ड हल्का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सर RBr के बनने की संभावनाएं बेटर होंगी और साथ ही साथ प्राइमरी हैलाइड्स के बनने की संभावनाएं बेटर होंगी। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर वो रेडिकल वाला, तो मुझे भी वही लग रहा है कि रेडिकल के अप्रोच और रेडिकल में से Br को निकालना ये मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप समझिए बात को कि मुश्किल है। आप समझ रहे हो कि नहीं? ये किसने पूछा? अमन समझ में आ गई बात? यस सर। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हम अमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ले, अगर उसको एक्वस मीडियम में अगर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मुझे कैलकुलेट करनी हो तो हाँ। सेकेंडरी अमीन्स जीत जाते हैं, वैसा क्यों होता है? हमेशा। यस सर, वो तो मैंने याद कर लिया कि ऐसा होता है, पर वैसा क्यों होता है? मुझे रीजन पूछा गया था जब मैं मॉड्यूल की एडवांस लेवल की एक्सरसाइज कर रहा था, तब उसने पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो तुमने उस आदमी को क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, सर्कल करके रख दिया। मतलब तुम चाहते हो तुम लोग कि आज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट ना करें? सर आज कर दो सर। मेरा 14 को पेपर है। आयुष ने जो ये सवाल पूछा, इसके बाद हम कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे, फिर इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे। अब ठीक है? ठीक है सर। उसका सवाल का जवाब जरूर देना, जो आपने पिछले लास्ट उसमें क्वेश्चन ही छोड़ा था वेनिलीन वाला। वो तो जबरदस्त रह गया, वो जो एक सवाल था वो वेनिलीन वाला, वही ना? यस सर। अरे Yes, sir. काम नहीं चलेगा भाई। आयुष पहले तुम्हें निपटाते हैं, ये हटा दे भाई। ये तुमने नोट कर लिया? ये यस सर। इसकी मैकेनिज्म तुमने पहले लिखी हुई थी? नो सर। अगर लिखी थी तो उसी में से देख के बताना। मैंने वही तुमने जो लिखा है उसी को दोबारा लिखा है, मैंने कमाल नहीं कर दिया कुछ, वही दोबारा लिखा है, इसी से पता चल रहा है। तो जो भी सवाल है इसी से आंसर निकल के आ रहे हैं कि प्राइमरी हैलाइड्स बेटर बनेंगे, साथ ही साथ RBr का बनना आसान है। ये दो बातें याद कर लेते, खत्म हो गई बात। ठीक, जैसे ऐसा सवाल आ जाए कि CH3Cl, CH3Br, CH3 और 2 डिग्री वाला वगैरह वगैरह, इन चारों पांचों में सबसे अच्छा प्रिपरेशन जो है वो कोहन्स डी का रिएक्शन से कौन सी? प्राइमरी हो और ब्रोमीन वाला, कि नहीं? है ना? बहरहाल तो आप अरे यार आप डाउट और छोटा सा यार पहले आयुष की बात खत्म करने दो। आयुष ये कह रहा है कि सर हम जब कुछ कर रहे थे तो हमसे किसी ने कुछ पूछा, पता नहीं ऐसे करके इसने कहानी सुनाई थी। तो जिसने भी इससे पूछा है उसने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि जो 2 डिग्री अमीन्स होती हैं उनका बेसिक नेचर एक्वस मीडियम में सबसे अच्छा माना जाता है। अब लेकिन अगर हवाओं में बात की जाए, हवाओं का मतलब इंदिरापुरम साफ हो गया। हाँ, हवाओं का आज एक ही बच्चा आया इंदिरापुरम में। एक ऑनलाइन है। ठीक है ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हवाओं में अगर बात की जाए, हवाओं का मतलब वेपर फेज या गैसियस फेज की बात की जाए, तो इसका मतलब ये कि वेपर फेज में सर आप एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप गैसियस फेज की बात कर रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हैं तो बिना सोचे आप 3 डिग्री 2 डिग्री से अच्छी, 2 डिग्री 1 डिग्री से अच्छी और 1 डिग्री अमोनिया से अच्छी बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप गैसियस फेज की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। गैसियस फेज के अंदर जो होगा वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। गैसियस फेज के अंदर आप ये बात बोल सकते हैं कि 3 डिग्री अमीन इज बेटर बेस देन 2 डिग्री अमीन इज बेटर बेस देन प्राइमरी अमीन इज बेटर बेस देन अमोनिया। ये बिल्कुल बोला जा सकता है इन गैसियस फेज। बिल्कुल सही, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक, लेकिन बात गैसियस फेज की नहीं है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं गैसियस फेज में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि तुम सब समझ रहे हो कि नाइट्रोजन से 3 R लगे, तो नाइट्रोजन से 3 R लगेंगे तो डोनेटिंग नेचर, आयुष समझ में आ रहा ना, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से लोन पेयर भागेगा। Yes, sir.
बेसिक सिग्नेचर बढ़ जाएगा। तो सर इसमें कोई कलाकारी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा आपने। मुझे तो ये डाउट आता है 2 डिग्री क्यों जीत जाता है जब आप एक्वस फेज की बात करते हैं। तो गैसियस फेज बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन एक्वस फेज में क्या कमाल हो रहा है। तो एक्वस फेज में एक छोटी सी बात आती है, और ये सब तुम लोग को पहले बताया गया है कि अगर मान लीजिए R3N और इन सब की बात कर रहे हैं तो एक्वस फेज में होगा क्या सर। एक्वस फेज में एक तो पानी के अंदर की बात चल रही है, और अगर आप पानी की बात करते हैं तो एक चीज का और ख्याल रखना पड़ता है कि अगर इस आदमी को आपने H दे दिया, भाई बेस का मतलब क्या होता है, ये आदमी H+ ले ले, तो अगर आपने इस आदमी को H+ दे दिया तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा N+, और वो कैटायन पानी के अंदर होगा। तो उस कैटायन की जो सॉल्वेशन है, उस कैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो पानी में कैसी है ये भी देखना पड़ता है। बात समझो, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आप कितनी आसानी से अपना लोन पेयर देना चाहते हैं, क्योंकि कितनी आसानी से देना चाहते हैं ये कौन डिसाइड करेगा, ये आर ग्रुप डिसाइड करेंगे। जितने ज्यादा आर ग्रुप लगे होंगे आप उतनी आसानी से अपने लोन पेयर को भगाएंगे, उतना अच्छा बेस माने जाएंगे। लेकिन ये हवा की बात हो गई। पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर 2 बातें देखनी पड़ती हैं। एक कि आप कितनी आसानी से अपना लोन पेयर H+ को देना चाहते हैं, ये तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि जब आप अपना लोन पेयर H को दे देंगे तो उस केस में जब आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पानी के अंदर आप कितना स्टेबल, हमें ये भी देखना पड़ेगा। यानी अकेला लोन पेयर डोनेशन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, उस केस में लोन पेयर का डोनेशन और पानी के अंदर बने हुए कैटायन की स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेंगी कि कितना ज्यादा अच्छा बेस आप हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आदमी पहला वाला, तुम ये बताओ पहला वाला आदमी अगर पानी के अंदर अपने H+ को दे देता है तो इसकी शक्ल कैसी होगी, इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो, अपने आप समझना भाई, बताओ मानते हो। यस सर। बताइए Yes, sir. इसके बारे में 2 बात करनी है। पहली बात, क्या ये कितनी आसानी से अपना H+ देना चाहता था, बताओ। इसके पास H+ को देने की आसानी अच्छी थी, सॉरी लोन पेयर को देने की आसानी ज्यादा थी या लोन पेयर को देने की आसानी कम थी? ज्यादा थी सर। ज्यादा थी सर। ज्यादा तीन थी। ये देखिए सर, ज्यादा ऐसे टिक मार दिया, खूब ज्यादा। अच्छा दूसरी बात ये बताइए पानी के अंदर आपकी स्टेबिलिटी कैसी? तो मैंने कहा भाई पानी के अंदर स्टेबिलिटी में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है कि क्योंकि आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो N+ से अटैच है, तो ऐसा लगता है जैसे पानी सिर्फ आपसे हल्की सी बातचीत यहां कर पाएगा बस। एंड दिस इज सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, समझो बात। यानी पानी के अंदर आपके कैटायन का जो सॉल्वेशन है, पानी के अंदर जो कैटायन पानी से बातचीत करेगा वो कम कर पाएगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। यानी पहला टिक तो आपने बहुत जबरदस्त लगाया, ये देखिए आपने इतना बड़ा टिक लगाया, लेकिन अगर आप ये टिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स द आप कितना डोनेट करना चाहते हैं। सेकंड टिक जो मैं लगाने जा रहा हूं वो क्या है? वो ये डिसाइड करेगा कि कैटायन की स्टेबिलिटी वाटर में कैसी है, और ये सर खराब है, सर अच्छी नहीं। बताओ समझे बात को, दोनों बातें? सर यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि इंडक्टिव लग रहा है आर का, लग तो रहा है इंडक्टिव, तो क्या करें? सिर्फ थोड़ा नहीं करेंगे। नहीं, तभी हम तो बड़ा टिक लगाया। जो इंडक्टिव लग रहा था उस इंडक्टिव की वजह से लोन पेयर भागने लगे, तो इसका मतलब हुआ पहला वाला टिक बड़ा हो गया। दिस इज व्हाट डोनेशन टेंडेंसी, ऐसे करके चाहो तो लिख सकते हैं। पहला वाला टिक क्या डिसाइड कर रहा है? ये डोनेशन की टेंडेंसी डिसाइड कर रहा है। और दूसरा वाला टिक क्या डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्म्ड इन वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। पहला वाला टिक आपने बड़ा कर दिया, दूसरा आपने छोटा कर दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे आदमी के ऊपर। दूसरे आदमी की बात करते हैं। दूसरा आदमी क्या बोलेगा? दूसरा आदमी बोलेगा भाई 2 आर है। हमने कहा अरे वाह, तो डोनेट कैसा करना चाहते हो? कह रहा ठीक है 2 आर है तो ठीक करते हैं डोनेट। तो चलिए ठीक डोनेट कर देते हैं। आर आ गया, एन हो गया या आर हो गया, एक एच आ गया, एक एच और आ गया, एन पे प्लस आ गया। अब बताओ जरा, अब तुम्हें कैसा लगता है? कह रहे नहीं ठीक है, पानी की बात अगर आप करें तो इस बार पानी थोड़ा ज्यादा बात कर लेगा। बताओ समझ लो कि नहीं? यस सर। पानी के साथ बातचीत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और पानी के साथ बातचीत बढ़ेगी। तो जहां तक टिक का सवाल है, टिक क्या कहता है? टिक ये कहता है भाई साहब देखिए ऐसा पहला वाला टिक जो है वो पुराने वाले से छोटा होगा। बताओ मानते हो? यस सर। आर कम है तो डोनेशन कम हो जाएगा, लेकिन सर इस बार दूसरा वाला बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला बढ़ने का रीजन है बहुत बढ़िया कि हमारा जो है वो ज्यादा है, अब हाइड्रेशन ज्यादा है। क्लियर है ये? तीसरे वाले की बात कर लीजिए। तीसरा वाला क्या कहेगा? तीसरा वाला कहेगा भाई देखिए एक ही आ रहा है तो क्या ही मजा आएगा। तो चलिए फिर भी अगर हम दे देते हैं अपना लोन पेयर तो ये सीन बनेगा। और इस सीन को देख के साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक लग रही। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ठीक लग रहा है। यानी अगर मैं टिक की बात करूं तो टिक क्या कहता है? टिक ये कहता है कि भाई इस बार जो है अब पहला वाला टिक तो और छोटा कर दीजिएगा और दूसरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर।
ये सब टिक जो है हम ही लगा रहे हैं, मतलब समझो ये बड़ा छोटा सब हमारे हाथ में है, इसमें कोई नाप तौल के नहीं कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से लगा दिया। अब चौथे पे बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया क्या कहेगा? अमोनिया कहेगा भाई ऐसा है, देने की कोई खास इच्छा नहीं है हमारी, कोई खास इच्छा नहीं, क्योंकि डोनेटिंग कोई भी ग्रुप नहीं, लेकिन भाई साहब अगर गलती से दे दिया तो जो अमोनियम आयन बनेगा वो पानी में मस्त हो जाएगा एकदम, इधर से बॉन्डेड, इधर से बॉन्डेड, इधर से बॉन्डेड और इधर से बॉन्डेड, बिल्कुल मस्त हाइड्रोजन बॉन्ड। समझो बात को, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पहला टिक तो बिल्कुल फर्जी है, देना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर दे दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। बताओ ठीक है ये? अब जो आयुष तुम पूछ रहे थे, अब उसका जवाब ये है कि जब उन्होंने पूछा तो हम क्या बोलते, तो अब आप ये बोलेंगे कि अब तुम बताओ, इन सब में जो रिजल्टेंट टिक होगा वही डिसाइड करेगा कि नहीं बेसिक नेचर कैसा है। यस सर। अब वो रिजल्टेंट टिक सर आपने बनाए, जिसको बड़ा करना बना देते, उसमें क्या है? बस समझो बात को, जिसको अब रिजल्टेंट को नाप के थोड़ा बनाया सर, जिसको बड़ा करना है उसको बड़ा कर देंगे ना। हमें ये पहले से पता है कि सर 2 डिग्री इज बेस्ट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, समझो। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर 2 डिग्री द रिजल्टेंट टिक इज मैक्सिमम। कुछ समझे कि नहीं बात को? आप सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 डिग्री बेहतर क्यों है, आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 2 डिग्री ही बेहतर होगी। कुछ समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा 2 डिग्री इसलिए बेहतर है क्योंकि 2 डिग्री में बनने की संभावनाएं भी ठीक और बनने के बाद कैटायन की स्टेबिलिटी या हाइड्रेशन भी ठीक। सर ये मिलजुला कर आपका सबसे बड़ा टिक माना जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट टिक होगा वो सबसे बड़ा 2 डिग्री का होगा। कुछ जगहों पर इसका होगा या कुछ जगहों पर इसका होगा, लेकिन अमोनिया का रिजल्टेंट टिक तो सर सबसे छोटा होगा, यानी ये लीस्ट बेसिक होगी हर तरह की अमोनिया, हर तरह के ग्रुप के लिए, और ये मोस्ट बेसिक होगी हर तरह के एल्काइल ग्रुप के लिए। यानी एल्काइल ग्रुप का नेचर बदलने से 1 और 3 में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन 2 और 4 तो हमेशा इसी पोजीशन पे रहेंगे। फॉर एनी एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री इज बेटर देन पता नहीं किससे, इज बेटर देन पता नहीं किससे, इज बेटर देन अमोनिया। यानी ये ऑर्डर तो हर एल्काइल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप याद ही करना चाहते हैं तो इस बात को याद कर लेते हैं कि अगर ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता, यानी ये R अगर CH3 होता तो ऑर्डर 213 अमोनिया बनता, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया व्हेन दिस R ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप। बताओ समझे यहां तक? नहीं तो सर यही आंसर और बदल सकता था और ये आंसर 213 की जगह 231 हो सकता था, यानी 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 2। और अमोनिया तो फिक्स है सर, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। अमोनिया और 2 डिग्री आपकी फिक्स है, आप उसको तो पहले लिख दीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चेंजेस निकल के आएंगे वो 1 और 3 पोजीशन में आएंगे, यानी 2 डिग्री इज ग्रेटर देन दिस डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया। ये तो होना ही है। अब अगर आप R की वैल्यू बदल रहे हैं तो आपका ऑर्डर चेंज कर जाएगा और इस बार ये 3 डिग्री पहले आ जाएगा और 1 डिग्री उसके पीछे चला जाएगा, लेकिन ऐसा आंसर तब आएगा जब एल्काइल ग्रुप इथाइल होगा। कम से कम इतनी 2 बातें याद करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जेई के पेपर में इन दोनों पर बात कर चुके हैं। सर यहाँ पे बस एक चीज इसमें हो जाए कि हम यहाँ पे दूसरे वाले टिक में प्लस आई इफेक्ट को नहीं ले रहे आर ग्रुप्स का। दूसरे वाले इफेक्ट में तो हम सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी काउंट कर रहे हैं ना। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैटायन, और तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। और जो साइज ऑफ जो कैटायन है वो कैटायन मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि ये जो आपका कैटायन है, इस कैटायन से जितने हाइड्रोजन लगे ये पानी में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, यानी पानी कितना सराउंड करेगा, यही मतलब। और पानी की सराउंडिंग जो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिसाइड होगी, यहां पानी हाइड्रेट ज्यादा करेगा, यहां पानी हाइड्रेट कम करेगा, यहां पानी सबसे ज्यादा हाइड्रेट करेगा। तो जहां हाइड्रेशन ज्यादा होगा वहां पर कैटायन के बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी सिर्फ कैटायन का बनना, यानी लोन पेयर का डोनेट होना, सिर्फ ये नहीं देखेंगे लोन पेयर का डोनेट होना कितना अच्छा है, और साथ में ये भी देखेंगे कि डोनेट करने के बाद जो कैटायन बना वो वाटर में कितना हाइड्रेट कर रहा। ये दोनों लोग मिलकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी सॉल्युबिलिटी आपका बेसिक नेचर ज्यादा है या कम। और ये बात आप सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आयुष ने पूछा था ना कि उसने मुझसे पूछा था कि 2 डिग्री अच्छा क्यों है, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने इसलिए तुमसे पूछा था 2 डिग्री अच्छा क्यों है क्योंकि ये बात उसको पता है कि तुम ये बता भी नहीं सकते थे कि अच्छा कौन होगा। उसने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 2 डिग्री सबसे अच्छा होता है। क्यों? और उस क्यों का ये रीजन है कि 2 डिग्री के लिए एक तो लोन पेयर के डोनेट करने की टेंडेंसी और बने हुए कैटायन का हाइड्रेशन मिलकर सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए हर
बेस का, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, एक्वस मीडियम में 2 डिग्री ही हमेशा जीतता है और अमोनिया हमेशा हारता है। आर ग्रुप का नेचर बेसिक नेचर में 1 डिग्री और 3 डिग्री के पोजीशन में के ऑर्डर में चेंज ला सकता है। और इसको याद करने का मैंने जो तरीका बताया वही मैंने याद कर रखा है। मिथाइल के केस में मैंने 213 याद कर रखा है और इथाइल के केस में मैंने 231 याद रखा है, यानी 213 एंड 231 ऐसे मैंने याद कर रखा है, बिकॉज 2 एंड अमोनिया दे आर फिक्स ऑलवेज। बताओ समझे बात? यस सर। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो सुव्यांश समझ में आया भाई? आयुष? यस सर। और सर इसमें स्ट्रेन का कोई रिलेशन नहीं होता ना? जब मुझे आंसर दिया, जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि इसमें प्रोटॉन्स का एडिशन होता है तो उसमें स्ट्रेन बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा कर नहीं पाता। नहीं, तुम जो है तो जब उसने मुझे लाइन लिख के दी तो मुझे लाइन में कंफ्यूजन हुआ, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से तुम ऑर्थो मिथाइल एनिलीन वगैरह का कोई केस तो नहीं बता रहे हो? नहीं सर, एनिलीन उसने बात ही नहीं की। हाँ, तो अगर एनिलीन वगैरह का केस होता तो हम ये बात जरूर बोल सकते थे जो तुम बोल रहे हो। वो जो स्ट्रेन वाला फैक्टर है, वो स्ट्रेन वाला फैक्टर तो हमेशा ही है। मतलब आप समझिए, जितना ज्यादा आपने अल्काइल ग्रुप, अब देखो 2 डिग्री के केस में अकेला स्ट्रेन से काम नहीं चलेगा। आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको सिर्फ 2 लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, दो स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। एक, कितनी आसानी से आप डोनेट करना चाहते हैं, एंड द सेकेंड इज कितना डोनेट करने के बाद बना हुआ कैटायन स्टेबलाइज कर रहा है। अगर कैटायन स्टेबलाइज कर रहा है और उसका डोनेशन की टेंडेंसी मिलकर जीत रही है तो वही डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक मानी जाएगी, जो कि 2 डिग्री मानी जाती। इसका सिर्फ सीधा यही एक्सप्लेनेशन देना चाहिए भाई, ठीक है ना? यस सर। सर ऐसा कंपैरिजन हम एसिड में भी कर सकते हैं ना? नहीं, एसिड में तो खैर इसका कोई लेना देना, एसिड में कोई लोन पे डोनेट किया जाता है? सर नहीं, मतलब उसका अलग होता है ना, मतलब नहीं, एसिड में तो H+ निकल जाता है। अब तुम चाहे मोटे हो चाहे पतला हो, तुम H+ थूक दोगे, खत्म हो गई बात। सर उसके बाद सर जो कंजुगेट बेस बनेगा सर उसकी मतलब वो ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है, ये तो एसिड का क्राइटेरिया यही होता है कि H के निकलने के बाद जो आदमी बचा वो कितना स्टेबल है। बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन यहां पर भी ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि पानी है। बात समझ रहे हो? हवा में, अब सोचो हवा में ये बन गया ये आदमी, अब बताओ कौन स्टेबलाइज करेगा इस कैटायन को? कोई बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हवा में? नो सर। नहीं, तो इसका मतलब फिर सिर्फ कौन सा टिक डिसाइड करेगा? पहला वाला। डोनेटिंग पहला वाला टिक सबसे बड़ा किसके पास है? पहले वाले के पास। तो फिर 3 डिग्री जीत जाएगा सर। ये हार जाएगा, ये हार जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। समझ लो बात को? क्योंकि सर पहला टिक डिसाइड करेगा। लेकिन पानी में सर आपके टिक, दूसरा टिक भी काम आएगा सर। वो पानी सर बात करेगा आपके कैटायन के साथ, तो जितनी ज्यादा बातचीत कैटायन के साथ होगी सर, वो सेकंड वाला टिक जो है बढ़ जाएगा, मिलजुल कर 2 डिग्री जीत जाएगी, बात खत्म। अच्छा, अब हम आते हैं उस वैनिलीन वाले सवाल पे। वैनिलीन वाला सवाल किसी ने अटेम्प्ट किया था भाई? सर ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब वो सवाल मेरे पास है नहीं, तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो हम कहां तक पहुंच गए थे और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था वो क्या था? तुमने कहीं एक फिनॉल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड अटैच कर दो पैरा पोजीशन पे। एक सेकंड, हम यहां तक पहुंच गए थे कि हमारे पास ये OH है, यहां CHO ले लेते हैं, और ये OH है, और क्या था? एक यहां भी OH था शायद, नहीं OCH3 था। उस एक ये ऑप्शन था, हाँ याद आ गया, और एक ये ऑप्शन था। पहले बताओ, यहां तक सब लोगों के समझ में आ गया था? यस सर। कि वैनिलीन इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, ये हुआ था कंफ्यूजन। हमने जब बैक ट्रेस किया था तो बैक ट्रेस करके आप यहां तक पहुंच गए थे कि या तो वैनिलीन ये है या वैनिलीन ये है, क्योंकि ये दोनों लोग आपको सेम प्रोडक्ट दे रहे थे। अच्छा, करके देख लेते हैं। तुम लोग ने अगर किसी ने सवाल लिखा हो तो मुझे जरा अब इसका सीधा ट्रेस करके बताओ। पहला रिएक्शन क्या था? हमने क्या लिखा था? मुझे याद आ रहा है, हमने OH- लिखा था और 1 इक्विवेलेंट CH3I लिखा था, याद है ये? यस सर। ठीक, अब बताओ क्या होगा? OH- क्या करेगा जरा बताओ? OH- सर एसिडिक हाइड्रोजन हटा लेगा, यानी यहां से H हट जाएगा, O पर माइनस आ जाएगा, और माइनस पीछे से धक्का मार देगा सर। ये देखिए माइनस आया, इसने धक्का मार दिया। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। में जो आंसर हमें दिख रहा है फर्स्ट स्टेप का, वो ये दिख रहा है सर। CHO का कुछ कर नहीं पाएंगे आप, यहां ऑलरेडी OCH3 लगा है, और यहां सर एक OCH3 और आ जाएगा। बताओ सही है कि नहीं? अच्छा, और यही चीज तो यहां भी आएगी ना, नहीं समझे? यही चीज यहां भी चल रही है भाई साहब। भाई ये सर आपने OH- डाला और ये आपने CH3I डाला, 1 इक्विवेलेंट, सो इसमें भी वही ड्रामा है। इस बार H यहां से निकल जाएगा और इस बार ये धक्का मार देगा।
सेम है सर, बिल्कुल सेम कहानी चल रही है। यानी इस सवाल का भी जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। यहां CHO है, यहां OCH3 है और यहां भी OCH3, बिल्कुल सिमिलर। बताओ समझ गए कि नहीं? सर हाँ सर अपन ने यहाँ पे कार्बिन क्यों नहीं बनाया OH के इन्वायरमेंट पर? कार्बिन यस सर, CH3I से। CHI3 से बनता है यार ये। सर अपन ने बाद में CH3 से भी बना लिया था कार्बिन। नहीं, CH3 से कोई कार्बन नहीं बनाया हमने। कब बनाया? वो CH2N2 था, डायजोमीथेन। अब जबरदस्ती बनवा रहा हो जो यार। अब ये बताओ, इस चीज को देख के कौन कहेगा कि तो दिखाई नहीं दे रहा ये बेस सबसे पहले H को हटा के धक्का लगवा देगा, जैसे विलियमसन टाइप का कुछ होता है। यस सर। ठीक, Yes, अच्छा। sir. अब बहरहाल, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, जरा इसका बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या था? सर KMNO4 के साथ KMNO। चलिए KMNO4 डाल देते हैं। तुम्हारे अंदर KMNO4 डालते हैं। जब तुम्हारे अंदर KMNO4 डालेंगे, दुनिया जानती है ऊपर CHO ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे OCH3 के साथ आ जाएगा OCH3। बताओ ठीक कर रहे हैं? CHO ऑक्सीडाइज होके। अच्छा, Yes, क्या इसके अंदर KMNO4 डालने से कुछ और कमाल हो जाएगा? यही तो होगा। इसके अंदर KMNO4 डालोगे तो इसका भी CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अरे जब आदमी दोनों सेम है तो यही तो चलेगा। ये CHO आ गया, ये OCH3 आ गया, ये भी OCH3 आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? कंसंट्रेटेड HI। कंसंट्रेटेड HI। और हम जानते हैं HI की रिएक्शंस ईथर्स के साथ की जाती है, और ईथर्स जो है वो OCH3 को OH में और CH3I में। याद है ये ईथर की रिएक्शन HI के साथ, एक तरफ फिनॉल बन जाएगा और एक तरफ CH3I अलग हो जाएगा। यानी जब ये HI से रिएक्ट करेगा तो ऊपर का जो COH ग्रुप है उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नीचे भी OH आ जाएगा और नीचे भी OH आ जाएगा। बताओ समझे कि नहीं? और 2 मोल CH3I अलग हो जाएंगे। क्लियर? एक CH3I यहां से निकलेगा, एक CH3I यहां से निकलेगा। यार भूल गए क्या तुम लोग ईथर्स के HI के साथ रिएक्शन? यस सर। ठीक, चलिए ये चीज यहां भी करवा दीजिए। लीजिए यहां भी कर लेते हैं HI के साथ। जब यहां HI के साथ करेंगे तो क्या होगा? सब वही होगा। इसमें क्या है, यहां आ जाएगा COH और ये तो आपका OH OH आ जाएगा। ये देखिए, एंड दिस इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि हमें बनाना भी था। और यही ये भी है। दिस इज ऑल्सो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये बताओ इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों चीजें सेम हैं। दोनों चीजें सेम का मतलब ये हुआ सर आप इसको भी ए मान सकते हैं और आप इसको भी ए मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग आपको इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जो आपको बनाना था। एंड दैट वाज 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहां तक समझ में आ गया था कि आपका आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। बताओ ये ठीक है? लेकिन सर आंसर तो एक ही होगा ना। मतलब दोनों में अंतर क्या है? एक अंतर ये कि सर OCH3 यहां है, OH यहां है, और इसमें क्या है? OCH3 नीचे, OH ऊपर, बाकी सब तो सेम ही है सर। अब आप ये बताइए, ए जिसको आप वैनिलीन कह रहे हैं, जिसके 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे हैं, वो वैनिलीन ऐसी भी हो सकती है, वो वैनिलीन ऐसी भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वैनिलीन कैसी है ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये सेकंड स्टेटमेंट डिसाइड करेगा जो वैनिलीन का दे रखा था। अब जरा बताओ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सर एक ही रिएक्शन है AgNH3 ट्वाइस के साथ। ठीक, इसको हटा दे भाई। एक बार ये कर लिया हो तो इसको हटा दे। ये तो सर उस दिन भी कर लिया। ये तो हमने उसी दिन कर लिया था। उस दिन हमने बैक उल्टे एरो बनाए थे बस। तो उल्टे एरो बना के एक बार ऐसे पहुंच गए, तो उल्टे एरो बना के हमें यहां पता चल गया था कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बस ये क्लियर था। लेकिन हमने उस दिन इस बात को शायद यहीं पर छोड़ दिया था कि इस वैनिलीन के इन 2 स्ट्रक्चर्स में से कौन सा सही वैनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये वैनिलीन के बारे में दी गई दूसरी इंफॉर्मेशन डिसाइड करे। तो अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। एक बार हटा दे। यस नोट कर लो भाई, जिसने नोट नहीं किया जल्दी से कर डालो। इलेक्ट्रो आज ही हो जाएगी ना शुरू? क्या बेटा? अरे इलेक्ट्रो आज ही शुरू हो जाएगी ना सर? हाँ आज ही शुरू हो जाएगी। इसको इलेक्ट्रो क्या तुम्हें करंट वरेंट लगना ज्यादा जरूरी लगता है क्या? ज्यादा अच्छा लगता है करंट? यस हटा दे भाई इसको। 12 या 19 नंबर का आ रहा है, ये थोड़ा है। हाँ, आप जरा मुझे बताओ जरा ये कि आप एक ये सही है या वो सही है? तो ये हो जाएगा हमारा CHO और ये हो जाएगा हमारा OCH3
और ये हो जाएगा OH, और दूसरा है हमारा ये CHO, इधर OH और इधर OCH3। अब बताओ, अब जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है? सर बताओ। इसकी रिएक्शन AgNH3 ट्वाइस के ठीक, साथ। यानी इसकी रिएक्शन टॉलेंस के साथ। और क्या बात हुई थी हमारी टॉलेंस के लिए? एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्डिहाइड्स खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर अलग हो जाता है। ये एल्डिहाइड के अंदर हम बता भी देंगे, लेकिन एक पुरानी रिएक्शन है हमारी। ये आ जाएगा OCH3, इधर आ जाएगा OH। इसी तरह से यहां पर भी एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड में, और ये आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा OCH3। ये यहां तक कर लिया था, ये टॉलेंस वाली बात समझ में आ गई थी? सर हमने इसमें हाइड्रोजन क्रिस्टल लगाया है कार्बोक्सिलिक आयन के साथ। यहां पर यस सर। वो ये तो ऑक्सीडेशन का काम होता है। CHO को ऑक्सीडाइज करके आप ऑक्सिलेट आयन में, सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन एसिडिफिकेशन करके, मतलब आप इसको कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में तो छोड़ नहीं सकते, तो आप इसको एसिड ही दिखाते हैं हमेशा। यानी कोई भी एल्डिहाइड जब टॉलेंट टेस्ट देता है तो आप इसका फाइनल आंसर एसिड ही लिखते हैं, ये समझ लीजिए। ओके सर। ठीक है ना? तो आपका फाइनल आंसर मान लीजिए ये बन गया। चलिए ठीक है, आप क्या करें इसके बाद? क्या सर करें? इसका Br2 के साथ है रिएक्शन। इसका रिएक्शन Br2 के साथ। अब 2 मोल Br2। हाँ, 2 मोल Br2 के साथ। अच्छा, अब यार ये ना, यहां पर थोड़ा सा झंझट। अब देखो, 2 मोल ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन है तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने Br आ रहे हैं? सर 2 Br है। 2 Br आ रहे हैं। अच्छा, इस ऊपर वाले कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 6, 7 और 8। नीचे वाले में कार्बन कितने हैं? सेम ही होंगे, 6, 7, 8। अच्छा, जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ब्रोमीन के केस में, उसमें कितने कार्बन? 7। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सर कार्बन जाएगा यहाँ से। कहाँ, क्यों जाएगा? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने से कार्बन कब जाता है? सर जब ईथर के साथ रिएक्ट करे। ईथर के साथ CO2 निकलती है हैं? जब CO2 निकलती है। जब CO2 निकलती थी, जब आपने Br2 पानी डाला तो CO2 निकल गई थी, कभी SO3 निकल गई थी, और इप्सो अटैक से वहां पर भी जाके बीटा कीटो एसिड। कुछ याद आ रहा है? अबे बीटा कीटो। सर लेकिन यहाँ पे पानी तो है ही नहीं ना। नहीं, तो इसका CCl4 भी तो नहीं है, तो फिर 2 ब्रोमीन कहां से आ गए? पानी अगर नहीं है तो एक ही ब्रोमीन लगेगा। यही तो सवाल। अरे यार, क्या बिल्कुल ही खोल के सवाल दे देगा? कोई बिल्कुल ही खोल के देगा तो दुनिया नहीं कर पाएगी। आप समझ बात को? सारे लोग कर लेंगे। अरे यार, पानी दे रखा है, CO2 उड़ सकती है। अरे उसने कुछ नहीं बताया, उसने कहा ब्रोमीन डाली। अब आप अपने आप समझ लीजिए, 2 ब्रोमीन कैसे लग गए भाई साहब? 2 ब्रोमीन लगेंगे तब जब आपने पानी डाला होगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं बात को? यस सर। तो इसका मतलब यही तो सवाल की खास बात थी कि जब आपने इसके अंदर ब्रोमीन डाली तो 2 Br लगने। चलिए अच्छा, अब आप बताइए ऊपर कितने Br लगेंगे? पानी का मीडियम होगा, ये O- बन जाएगा। अगर ये O- बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। नहीं, पहले नीचे वाला करते हैं यार, ऊपर वाला तो आंसर ही हो गया। नीचे वाला बनाते हैं। तो नीचे वाले में अगर पानी डाला तो ये O- हो गया। अब ये ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। एक यहां बना सकता है और एक यहां बना सकता है। बताओ कितने ब्रोमीन लगे? तो अरे वाह सर, आंसर में भी 2 ही ब्रोमीन दे रखे। गड़बड़ क्या है सर? मस्त भाई, ऑर्थो पैरा पे ही तो लगाना था। ऑर्थो ये वाली ऑर्थो ब्लॉक है, ठीक। ये वाली पैरा फ्लो फ्री है, तो इस ऑर्थो और इस पैरा पे जाके 2 ब्रोमीन लगा देंगे, आ गया हमारा आंसर। तो सर हमारा ये वाला सवाल तो सही हो गया, यही वाला आंसर होगा। लेकिन ये तो चेक करो कि कार्बन कम तो नहीं हो रहा है। इस केस में कार्बन तो कम नहीं हो रहे हैं, जबकि हमें एक कार्बन भी कम करना है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इसका जो आंसर निकल के आएगा, अगर डायरेक्टली लिखें तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा। यहां भी ब्रोमीन आएगी, यहां आपका OH होगा, यहां आपका OCH3 होगा, और यहां पर भी आपकी ब्रोमीन होगी। ये बिल्कुल सही है कि इसके पास 2 ब्रोमीन है, लेकिन सर कार्बन कम नहीं हो रहे हैं। हमें कार्बन 7 करने थे, आपके पास 8 कार्बन है। ठीक नहीं लगता, ये वो आंसर नहीं लगता। अब ऊपर डालते हैं। ऊपर क्या बताया गया था? ये यहां से निकल जाएगा, O पे माइनस आएगा। नाउ दिस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, और इस केस में सारी पोजीशंस को एक्वायर करेगा। लेकिन सर इसको कैसे करेगा? यहां तो OCH3 है, तो ये Br एक बार यहां लग सकता है और एक बार यहां भी लग सकता है। याद है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर वाले COH को उड़ा देगा, उसकी जगह Br आएगा। एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, और एक OH इधर और OCH3 इधर। इन दोनों में सर दोनों जगह 2-2 Br है, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा
वहां एक कार्बन कम हो गई। ये C7 का केस बना और ये C8 का केस बना, और हमारे सवाल में C7 का ही केस दिया गया था। इसका मतलब है जो वैनिलीन है वो ऐसी ही दिखनी चाहिए। ये है मेरी वैनिलीन, समझो बात। कुछ समझ पाए? और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब समझ रहे हो, ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जिसके ऊपर एडवांस लेवल पर भी अब भी सवाल आता है, अब भी सवाल पूछता है जिसमें एडवांस लेवल पर। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। मुझे लगता है इस बार के भी एडवांस के पेपर में ये COH उड़ाने पे सवाल आया है, तो शायद वो SO3H को उड़ाया था, क्या था पता नहीं। तो तुमने देखा था वो फिनॉल जो बनेगा, फिनॉल SO3H के साथ रिएक्ट करके SO3H लगा देगा, और उसके बाद जब आपने इसका नाइट्रेशन किया था तो जहां SO3 था वो SO3 के फॉर्म में उड़ गया था, और वहां पर भी नाइट्रो ग्रुप लगकर पिक्रिक एसिड बन गया। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करा जाता है जेई के पेपर में, और इस बार तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सवाल बना है। ये जेई का सवाल नहीं है, लेकिन जेई इस तरह के सवाल कोई भी बना सकता है। तो इसमें अकल लास्ट में लगेगी, जिसमें बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत करके आएंगे। वो ये कहेंगे यार 2 ब्रोमीन लग रहे हैं, तो 2 ब्रोमीन तो यहाँ लग ही रहे हैं, अरे वाह, ये आंसर सही हो गया। जबकि वो ये नहीं देख रहे कि कार्बन भी कम करने, जो कि कार्बन यहाँ कम नहीं हो रहा है। 2 तो ऊपर भी लग रहे हैं ब्रोमीन, 2 नीचे भी लग रहा है, लेकिन ऊपर एक कार्बन भी कम हो रहा है जो कि मुझे करना है। और कार्बन तभी कम हो सकता है जब COH ग्रुप OH की पैरा पोजीशन या ऑर्थो पर हो, और एक ही सिस्टम ऐसा इन दोनों में जिसमें OH ग्रुप की पैरा पर जाके COH ग्रुप आ रहा है, और OH की पैरा पर अगर COH नहीं है तो ऐसे में फिर ये आदमी हमारा CO2 लिबरेट नहीं कर सकता है जब आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करें। बताओ, समझ गए? यस हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलो इसको हटा दे भाई। सर, हम यहाँ पे Yes. OH की पैरा और ऑल्सो देख रहे हैं ना। हाँ, OH से, क्योंकि O- ही तो एक्टिवेटर है स्ट्रॉन्ग। जब आप पानी डालेंगे तो O- बनेगा, याद सब भूल जाते हो यार तुम लोग। OH को O- बना देते थे। O- बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था जो सारी पोजीशन पे जाके Br लगा देता था। इनफैक्ट अगर ऑर्थो या पैरा COH या SO3H से ब्लॉक भी होती थी तो भी उनको उड़ा देता था। ये सब करा है ना हमने, तो वही है ये। हटा दे इसको। यस सर। यस सर। सब लोग समझ पा रहे हैं भाई? सबके समझ में आ गया? शरिल समझ में आया बेटा? शरिल सो गई। अभिनव समझ में आया? यस सर। अरिश्ता समझ में आया? यस सर। यस या नो? यस सर, समझ आ गया। शाबाश। गौरव गिरी? आ गया सर। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी इसी में बात कर लेते हैं, जरा सा आगे करके एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो ये थोड़ा सा इस चैप्टर को जल्दी करने का एक तरीका है, वो तुमसे ही करवाएंगे। कोशिश करना कि तुम खुद से कुछ कर पाओ इसके अंदर। हम जो है इस चैप्टर में ये 3 पोर्शंस हमें डिस्कस करने होते हैं, जिसमें सवाल हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करता है, एक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करता है, और एक कंडक्टेंस के बारे में बात करता है। तो जो हम ज्यादा अभी जोर देने जा रहे हैं वो इन शुरू के 2 टॉपिक्स पर देने जा रहे हैं। कंडक्टेंस के ऊपर जो सवाल बनते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस बनते हैं, यानी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जो थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड भी है। तो हम जैसे जैसे ये करेंगे, तुम थोड़ा सा चाहो तो कोशिश करके इस वाले टॉपिक को एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश करना, जिसमें कंडक्टेंस के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस सवाल बनते हैं। तो एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा खुद से करते रहोगे और इधर वाले टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दे दिया जाए तो ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा अगर ये कोशिश करके आप करने लगे तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं। अब मुझे ना इस टॉपिक को करते वक्त एक सबसे पहले डाउट आता था, जब खुद पढ़ाते भी थे और जब खुद पढ़ते भी थे। मुझे सबसे पहला डाउट ये आता है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली जो आप बातें करते हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मतलब ठीक है, आपने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, उसके लिए सर एक कैथोड लाएंगे, एक बर्तन लाएंगे, पता नहीं क्या क्या बवाल मचाएंगे। ये सब छोड़िए सर, मुझे ये नहीं समझ में आता है, मुझे यही आज तक समझ में नहीं आया कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर एक मेटल की रॉड को लटका दूं, यानी मेटल की रॉड को अगर मैं उसके किसी सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दूं, तो इस तरह का जो ड्रामा आपने तैयार किया है इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। या तो ये कैथोड होता है या ये एनोड होता है। हमने कहा चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, चलिए यहां तक भी हम बर्दाश्त कर लेंगे कि भाई आपने एक नाम रख दिया कि एक बर्तन में एक रॉड लटकी हुई है, तो आपने कह दिया भैया ये एक इलेक्ट्रोड है। हमने कहा चलिए मान लेते हैं। ये कैथोड है, हमने कहा मान लेंगे। ये एक एनोड है, चलिए वो भी मान लेते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि इस असेंबली का, जिसको आप इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, या तो कैथोड बोल रहे हैं या एनोड बोल रहे हैं, इस असेंबली का अपना एक पोटेंशियल होता है जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बस ये बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है कि भैया यार एक रॉड ली, उसको सोल्यूशन में डिप कर दिया, पोटेंशियल
पोटेंशियल बीच में कहां से आ गया? तुमने नाम रख दिया, हमने सारे मान लिए, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, पेलेक्ट्रोड, जो बोलना है बोल लो। ये पोटेंशियल कहां से आ रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, शुरू में भी नहीं आती थी, और जब पढ़ाते थे शुरू में तब भी वो भी समझ में नहीं आती थी कि एक रॉड को, मेटल की रॉड को उसके सोल्यूशन आयन में, सोल्यूशन में डिप करने से, उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप करने से इस असेंबली का अपना एक पोटेंशियल बन जाता है, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये इस तरह से एक रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करने से पोटेंशियल वर्ड कहां से आ गया? सर चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से। कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है? मतलब मेटल का चार्ज और जो हमारा सॉल्यूशन है वो चार्ज। मेटल की रॉड पे कौन सा चार्ज? मेटल तो एम होता है ना, एम पे कौन सा चार्ज होता है? जिंक पे कौन सा चार्ज है? सर वो तो न्यूट्रल है। सर जो हमारा पास मेटल न्यूट्रल है। ऋषभ सोल्यूशन भी न्यूट्रल है। कैटायन एनायन, समझो बात को भाई, वो तो सॉल्ट होगा ना, तो सॉल्ट का सोल्यूशन तो न्यूट्रल ही होगा। कैटायन भी एनायन भी है, मस्त हो गए। यानी रॉड भी न्यूट्रल होगा, मामला भी न्यूट्रल होगा, ऐसे करके वो कह रहे नहीं, इसका एक पोटेंशियल है, इस असेंबली का अपना एक पोटेंशियल है, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ये बात समझ में नहीं आती। इसको इसमें डिप किया, पोटेंशियल आ गया बीच में, वो क्या चीज? हाँ ऋषभ। सर जैसे हमने इसको सोल्यूशन में डिप किया, और अगर हम इसको किसी और एक और इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम इसका पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई भाई। तुम वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाएगा, हम वो सब बात ही नहीं कर रहे। वो तो सेकेंडरी चीज हो गई ऋषभ, कि ये डिसाइड हो गया कि तुम्हारा अपना एक पोटेंशियल है। अब वो कितना है ये नापने के लिए किसी को बुला लिया आपने। पहले हमें यही समझा दीजिए कि वो है क्यों, पोटेंशियल आया कहां से आपके अंदर, फिर वो कितना आया वो हम नाप नूप लेंगे। पहले इतना तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लें कि इस तरह से असेंबली का एक पोटेंशियल होता है। चलो हम बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। बात ये है कि जब आप पहले तो ऐसे समझा के देखते, फिर हम जो लिखा है वो भी पढ़ के दिखाएंगे तुम्हें, कि जब हम किसी सॉल्ट सोल्यूशन में मेटल की रॉड को डिप करते हैं, तो इस तरह के सिस्टम के अंदर दो तरह की टेंडेंसीज पैदा होती। उनमें से कोई एक टेंडेंसी ज्यादा डोमिनेटिंग होती। पहली टेंडेंसी है डी इलेक्ट्रोनेशन की, और दूसरी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेशन की। पुराने जमाने में डी इलेक्ट्रोनेशन को सोल्यूशन प्रेशर कहा जाता था, और इलेक्ट्रोनेशन को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता था। हम पुराने जमानों की लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं लिखा मिले तो तुम समझ लेना इस बात को, कि जब आप मेटल की रॉड को किसी सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो इस पूरे सिस्टम में दो तरह की टेंडेंसीज डेवलप होने की संभावनाएं होती हैं। पहली डी इलेक्ट्रोनेशन या इलेक्ट्रोनेशन। अब मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि मेटल की रॉड में से मेटल आयन के फॉर्म में नीचे कूदे और रॉड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए। दिस इज डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना। हम दिखाते हैं एक एक करके। यानी कहने का मतलब, पहले हम डायग्राम अपना बना लेंगे, फिर हम दूसरा बना हुआ डायग्राम भी लाए हैं, तो तुम उससे ज्यादा आसानी से समझ भी लोगे। पहले हम अपना डायग्राम बता देते हैं कि हम जो तुम्हें समझाने के लिए बना रहे हैं, कि भाई ये जो है आपका मेटल की, ये आपका बर्तन हो गया, और इस बर्तन में आपने एक सॉल्ट सोल्यूशन, मेटल का एक सॉल्ट सोल्यूशन जो है आयन का डिप कर दिया, ये सोल्यूशन बना दिया। मान लीजिए इस सॉल्ट सोल्यूशन को आप NMN प्लस एक्वस कह रहे हैं, चलिए ठीक है। और ये आपने एक रॉड ले ली, मेटल की रॉड आपने ये ले ली, और इसके अंदर आपने इसको डिप कर दी, चलिए ठीक। अब क्या होगा? हम यही पूछना चाह रहे थे कि यार ये क्या है? कह रहे हैं अरे ये तो इलेक्ट्रोड है। हमने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। कह रहे अरे ये तो कैथोड है। हमने कहा ये सब मान लेंगे। अरे इसका तो एक पोटेंशियल है। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस असेंबली में पोटेंशियल कहां से पैदा हुआ, वो तुम्हें दिखा रहा हूं। यानी इस असेंबली जिसको आप मेटल की रॉड बोल रहे हैं, दिस इज मेटल सॉलिड। यानी मेटल की सॉलिड को जब आप मेटल के आयन सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो दो तरह की बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है? पहली बात ये हो सकती है कि ये सिस्टम अपने सोल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी को डोमिनेट करवाए। और सोल्यूशन प्रेशर जो पुराना नाम है, दिस इज सोल्यूशन प्रेशर। ये जो सोल्यूशन प्रेशर है, जो पुराना नाम है, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी में डी इलेक्ट्रोनेशन कहा जाता है। यानी ये असेंबली डी इलेक्ट्रोनेशन का सहारा ले। क्या हुआ डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब? डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है कि मेटल जो है वो कूद कूद कर मेटल आयन में कन्वर्ट होता चला जाए और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते चले जाएं। बताओ, समझे ये वाली बात? दिस इज डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। अच्छा, अब इस पूरे खेल में हुआ क्या बताओ? इस पूरे खेल में सर एक बात हो रही है क्या? ये जो मेटल है ये नीचे कूद रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर नीचे Mn प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही। बताओ, मानते हो कि नहीं?
यस सर। क्योंकि मेटल Mn+ के फॉर्म में नीचे गिरेगा। लेकिन सर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रॉड पर इकट्ठे हो रहे हैं, समझना जरा बात को। यानी सर जो मेटल था उसका एटम इलेक्ट्रॉन छोड़कर नीचे कूद गया आयन के फॉर्म में। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं? यस सर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। क्या ये भी समझ पा रहे हो कि अगर मेटल आयन नीचे गिरता जाएगा तो नीचे के बर्तन में पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? हालांकि शुरू में ऐसा नहीं था। क्यों शुरू में ऐसा नहीं था? क्योंकि शुरू में सर सॉल्ट था, सॉल्ट के कैटायन एनायंस बराबर होते हैं सर, कैटायन एनायंस बराबर होने से उनका चार्ज न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर मेटल ही नीचे गिरता जाएगा Mn+, तो सल्फेट तो कॉमन ही थे। सल्फेट मतलब जो एनायनिक पार्ट था वो तो कॉमन ही थे, लेकिन मेटल आयन बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहना ठीक है कि नीचे के कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और रॉड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है? यहां तक ठीक है? क्या तुम ये भी महसूस कर पा रहे हो कि ये खेल इनडेफिनिट टाइम तक नहीं चल पाएगा? क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे मैं नीचे कूदता जाऊंगा वैसे वैसे रॉड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे, और जैसे जैसे रॉड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नीचे गिरे Mn+ के साथ दोबारा जुड़ने लगेंगे। क्या मतलब हुआ? यानी जैसे जैसे मैं नीचे गिरूंगा रॉड पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, रॉड पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो Mn+ का इलेक्ट्रॉन लेना भी आसान होता जाएगा। यानी एक टाइम ऐसा आने वाला है कि नीचे गिरने का रेट और जमने का रेट वो बराबर हो जाए। बताओ समझे कि नहीं? यानी शुरू की अगर बात करें तो शुरू में रॉड पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो शुरू में नीचे गिरने का रेट सर मैक्सिमम था। लेकिन जैसे जैसे रॉड पर इकट्ठे होने लगे इलेक्ट्रॉन तो सर नीचे वाले एनायंस कैटायंस जो है वो रॉड के इलेक्ट्रॉन से जुड़ने लगे। यानी सर नीचे गिरने का रेट बड़ा ज्यादा था और ऊपर जमने का रेट कम था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे नीचे कूदने का रेट कम होता चला गया। क्यों कम होता चला गया? क्योंकि नीचे प्लस इकट्ठा होता जा रहा है, तो प्लस का प्लस के फॉर्म में नीचे गिरना रिपल्शन की वजह से कम होता जाएगा। समझ लो बात को? यानी अब Mn+ नीचे गिरेगा तो नीचे वाले जो Mn+ है वो उसको नीचे गिरने से रोकेंगे। यानी नीचे गिरने का रेट शुरू में मैक्सिमम था, जमने का रेट मिनिमम था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नीचे गिरने का रेट कम होता गया और जमने का रेट बढ़ता गया, क्योंकि रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आने वाला है जब नीचे गिरने का रेट और जमने का रेट बराबर होने वाला है। इस टाइम पर एक कांस्टेंट सिस्टम तैयार होगा, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम तैयार होगा। और उस इक्विलिब्रियम सिस्टम पर क्या ये महसूस कर पा रहे हो कि कैटायंस और एनायंस या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक डबल लेयर बन गई है? यस सर। ये चार्ज सेपरेशन दिखाई देता है और चार्ज सेपरेशन हमेशा पोटेंशियल को जन्म देता है। यानी इस चार्ज सेपरेशन की वजह से इस असेंबली का अपना एक पोटेंशियल होगा जिसको इस असेंबली का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। अगर ये असेंबली कैथोड है तो इसको कैथोडिक पोटेंशियल, अगर ये एनोड है तो इसका एनोडिक पोटेंशियल। वो डिपेंड करता है कैथोड एनोड, वो हम बाद में बात करते हैं। बट एक चीज कंफर्म है कि अगर आप किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर उसके मेटल को डिप करते हैं तो उसके अंदर दो तरह की टेंडेंसी डेवलप होती हैं। पहली टेंडेंसी डी इलेक्ट्रोनेशन की होती है और दूसरी इलेक्ट्रोनेशन की होती है। वो दूसरी भी दिखा सकते हैं। और उस दूसरी टेंडेंसी में क्या होगा? अंदर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा यहां पर और रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। सर डबल लेयर वहां भी बनेगी, चार्ज सेपरेशन वहां पर भी होगा और इस चार्ज सेपरेशन से पोटेंशियल पैदा वहां पर भी होगा। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेटल की रॉड को मेटल आयन में डिप करोगे तो या तो वो कैथोड बन जाएगा या वो एनोड बन जाएगा, लेकिन सर चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल जरूर पैदा होगा। और इसी पोटेंशियल की वजह से इस असेंबली को एक इलेक्ट्रोड और इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। कुछ समझे बात को? सर ये जो सॉल्ट लिया है हमने वो सेम मेटल वाला लिया है? हाँ मेटल सेम ही होगा। सर तो फिर वो मेटल नीचे गिरेगा ही क्यों? सर वो गिरेगा ही क्यों? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ऐसा कुछ होगा नहीं। नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन यही तो बात हो रही है कि अकेले बर्तन के साथ तो कभी भी कुछ नहीं होगा। ये तो साथ में कुछ होना पड़ेगा। साथ में मतलब अगर आपने मेटल की रॉड ली और सोल्यूशन किसी और कैटायन का ले लिया तो ये प्रोसेस दिखाई देगा। अभी तो हम ऊपरी तौर पर सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक बर्तन में क्या हो सकता है, जबकि इस बर्तन में कुछ होने से कुछ होना नहीं है। ये तभी कुछ होगा जब ये दोनों जुड़ेंगे। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। यानी एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसके अंदर सोल्यूशन प्रेशर डोमिनेटिंग है और एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेटिंग है। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा रॉड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के उसके अंदर घुस जाएंगे। समझ बात को? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक सेल को पैदा करेगा जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे दिया जाएगा। खत्म हो गया। तो हम अभी समझाते हैं इस बात को। सर पर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि वो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जमा ही क्यों होंगे? क्योंकि वो जो हम मेटल ले रहे हैं वो तो सेम ही ले रहे हैं ना। हाँ लेकिन मेटल तो फिर गिरना चाहिए। नहीं क्यों ऐसा? गिरना भी नहीं चाहिए होता। ये तो एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनेगी। ये सिचुएशन तो रहेगी, आप इसको थोड़ा रोक सकते हैं।
आप नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी ये जो सिचुएशन बनती है, इस सिचुएशन को आप एक पर्टिकुलर, आप ऐसा कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं खाने लगूं, आप बताओ तब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं? यस सर। तो बस हाँ, वही सर। चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मैं इसको खाना शुरू कर दूं, यानी मैं सेल बनाऊंगा तो इसको यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज इस असेंबली को खत्म कर दिए, ये कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर अपना आपका एक पोटेंशियल होगा, बस बात खत्म। और वो पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस की वजह से आपको दिखाई देगा, जो कि एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स। समझ लो ना बात को? लेकिन आप इसको हाँ, ठीक है सर। आप इसको यूज सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन रॉड पर इकट्ठे हुए हैं, अगर ये इस तार के थ्रू बाहर निकल जाए, बताओ समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर सर ये खेल खेलते रहिए, नीचे बाहर निकले, नीचे बाहर निकले, नीचे, और कहीं सामने एक ऐसा आदमी हो जो मुंह खोल के इन इलेक्ट्रॉन्स को खाने के लिए बैठा। समझ रहे हो बात को? ऐसे मुंह खोल के ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि बीच में अगर आपने टॉर्च लगा दिया ऐसे, तो ये टॉर्च जलने लगेगा? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है इन टॉर्च यानी इस रेजिस्टेंस से क्रॉस होंगे, और जब करंट रेजिस्टेंस से क्रॉस होती है तो हीट जनरेट होती है, ये टॉर्च जलने लगेगा। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन सर अभी सर्किट Yes, sir. ये सर फिजिक्स की बात मत करिए, अभी सर्किट वगैरह कंप्लीट कर देंगे, वो सब छोड़िए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बहुत सीधा है सर। एक ऐसा आदमी मेरे सामने खड़ा कर दीजिए जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार, दूसरा एक ऐसा आदमी खड़ा कर दीजिए जो इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए तैयार, सर बीच में टॉर्च लेके खड़े हो जाइए, टॉर्च जलता रहेगा, खत्म हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो केस बनाया गया, ये एक ऐसा केस समझाया गया जिसमें सोल्यूशन प्रेशर या डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डोमिनेटिंग थी। दूसरा केस, अच्छा दूसरा केस क्या बनाना चाहिए? दूसरा केस एक ऐसा बन सकता है जिसमें उल्टा हो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी डोमिनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डोमिनेटिंग हो। तो हम दूसरा केस भी ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे लिखने का ही है। तो इसमें क्या होगा? इसमें फिर वही सर, इस बार जो है बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का सीन दिखाई देता है, निगेटिव चार्जेस बाहर दिखाई देते हैं, और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं। बस इतना सा फर्क है। यानी अब आप खुद सोचिए, हम ज्यादा तगड़ी केमिस्ट्री की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद सोचें तो मुझे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाई दे रहा है। आप समझिए जरा बात को। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में भी सर यही चल रहा है, जो Mn+ है ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को खाकर M सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ समझे? और सर ये बाहर से कहां से आ रहे हैं? कहां से क्या आ रहे हैं? ये देखिए, ये जोड़ दीजिए सर, ये देखिए आपका सेल तैयार, बढ़िया टॉर्च तैयार। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा बर्तन जिसका सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेटिंग है और एक ऐसा बर्तन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेटिंग है, अगर ऐसे बर्तन आपस में जोड़ दिए जाएं बीच में रेजिस्टेंस लेकर, तो सर उस रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे, यानी करंट क्रॉस होगी, आपको टॉर्च जलता हुआ नजर आने वाला है, और इस असेंबली को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे दिया जाएगा। कुछ समझ पाए? सर ये सॉल्यूशन प्रेशर है क्या एग्जैक्टली? यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है किसकी वजह से? नहीं, ये वो वाला ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, लिक्विड सोल्यूशन वाला। The name of this tendency is either solution pressure और osmotic pressure। इसके नए नाम डी इलेक्ट्रोनेशन और इलेक्ट्रोनेशन है, इसलिए सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को बिल्कुल अलग कर देते हैं। ये लिक्विड सोल्यूशन वाले ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, नहीं समझे? वो जो ये वो नहीं, ये सिर्फ एक नाम है जिसको आप डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं और जिसको आप इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं, और उसी ऑस्मोटिक प्रेशर से कंफ्यूजन ना हो इसलिए नया नाम रखा भी गया है कि आप चाहें तो इसका सोल्यूशन प्रेशर भूल जाइए, आप डी इलेक्ट्रोनेशन याद रखिए, और इस केस में आप इलेक्ट्रोनेशन याद रखिए। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर है आपका डोमिनेटिंग, तो आपका मतलब आपका इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। यानी ये एक ऐसी असेंबली है जो कि इलेक्ट्रोनेशन शो कर रही है, ये एक ऐसी असेंबली है जो डी इलेक्ट्रोनेशन शो कर रही है। तो आपसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, वो वहां चले जाएंगे, और वहां जाने के बाद खेल खत्म हो जाएगा। बताओ समझे? अच्छा आप देखो काम की बात करते हैं। हाँ सर, ये जो आप अपन ने अभी समझा, ये सर फर्स्ट टॉपिक का ही है ना, पार्ट है ना? फर्स्ट टॉपिक क्या है सर? वो फ्लो चार्ट में था सर, सेल उसका ही पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। ओके सर। सर एक चीज में डाउट है। अरे रुको बे, ये फ्लो वो चार्ट, जैनीश तुम कौन सी बातें कर रहे हो भाई? ये फ्लो चार्ट क्या होता है? सर वो अभी था सर लास्ट स्लाइड पर, जिस पर नहीं देखो ऐसा है, अब हम तुम्हें बताएं, अब हम बड़े हो गए हैं, हम जब करेंगे कोई भी टॉपिक करेंगे तो उसमें कुछ चीजें बढ़ भी सकती हैं, कुछ चीजें फ्लो चार्ट से कम भी हो सकती हैं।
तो हम बिल्कुल फ्लो चार्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमने कराया है वो तुम्हें पढ़ना है, प्लस जो हमसे छूट गया है वो आपको एनसीईआरटी देखिए। ये मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो पढ़ाते वक्त छूटा होगा वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, तो इसलिए, और वो छूटा वही होगा जिसमें ज्यादा आप लोड नहीं लेंगे। जो ऐसी कोई चीज जिसमें लोड होता है वो तो करा ही दिया जाएगा तुम्हें यहां पर, समझ लो। तो थोड़ा सा अगर एफर्ट्स बढ़ा दिए जाए, है ना, थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया जाए तो फायदा ज्यादा कमाया जा सकता है, क्योंकि जिन चीजों पे ज्यादा जोर देना है उन पे ज्यादा जोर तभी दिया जा सकता है कि जब टाइम उन चीजों से बचा लिया जाए जिनमें जोर कम दिया जाता है। नहीं समझे मेरी बात को? तो उसके लिए तुम्हारे थोड़े से एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा जोर लगा दिया कि सर ठीक है सर, आपने अब फिनॉल का जिंक डस्ट से रिएक्शन नहीं कराया, सर ये तो गलत बात है, जिंक डस्ट के साथ जब फिनॉल रिएक्ट करता है तो बेंजीन बनती है, आपने क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया, तुम पढ़ लो, याद करो, बात खत्म करो। हम उसी चक्कर में रह जाते तो और शायद फिनॉल के बारे में अच्छी बातें नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो कुछ अगर छूटा है तो वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अपना कहीं मॉड्यूल से देख के, जहां एक आध बार सवाल आ गया, सवाल को याद कर लिया, बात खत्म हो गई। तो थोड़ा सा ना ऐसे करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फ्लो चार्ट में पहला टॉपिक पता नहीं कोई बहुत ही बेसिक सा कोई टॉपिक हो कि मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और पता नहीं क्या कुछ, हमें नहीं पता, तो हो सकता है वो हमने ना करा हो। तो जानी समझ रहा है, तो अभी ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, फ्लो चार्ट से रिलेट करके कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से जो पहला टॉपिक होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो यही होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स के मिलने से सेल का तैयारी कैसे होती है, और उस सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको करंट प्रोवाइड करता है। तो अभी जो पहला टॉपिक लग रहा है वो यही वाला लग रहा है ना। चलिए, तो अब वो ये कह रहे हैं सर डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब कि एक असेंबली में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जब हम सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं तब। हाँ, जब हम सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका मेटल जो है वो गल रहा है, और इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है उसके सोल्यूशन में से मेटल रॉड पे जम रहा है। ओके सर, है ना, यहाँ पर मेटल गल रहा है, नहीं यहाँ पर मेटल गल रहा है और यहाँ मेटल एक तरह से जम रहा है, ये इसका मतलब सर। मतलब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अंदर घुसेंगे, जरा समझना, जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर घुसेंगे तो जो अंदर का मेटल है ये वाला, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को खाने लगेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, यस। तो फिर अंदर का मेटल कम होता जाएगा, और मेटल कम होता जाएगा तो निगेटिव चार्ज डोमिनेट करने लगेगा, सल्फेट बढ़ जाएंगे। भाई मेटल और सल्फेट पहले बराबर है, अब मेटल जमने लगा तो सल्फेट रिलेटिवली बढ़ गए ना, तो बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब फिर वही हो गया सर, चार्ज सेपरेशन आया। ये तो सब लोगों को पता है ना, चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इनटू वोल्टेज पोटेंशियल। चार्ज अगर सेपरेशन आ गया तो बात समझ लीजिए पोटेंशियल आ गया, बस बात खत्म। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि वो चार्ज सेपरेशन कहां से आया, और इस चार्ज सेपरेशन से बने वोल्टेज को या पोटेंशियल को इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड कभी कैथोड बन जाएगा, कभी एनोड बन जाएगा, बस इसी के बारे में कुछ बात रटनी है जो अभी हम लिख के दे रहे हैं, तो मैं रट लो। यहां तक समझ में आ गया? एक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये जो हम लिख के लाए हैं, जो तुम्हें बताना चाह रहे थे, ये अभी हमने बात की, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो दो तरह की बातें दिखाई देती हैं। उन दो बातों में एक बात सोल्यूशन प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक डी इलेक्ट्रोनेशन, एक इलेक्ट्रोनेशन, हम बात कर चुके हैं। अगली बात पर आते हैं, ये अगली बात है जो अभी हम कर चुके हैं कि अगर आप सोल्यूशन प्रेशर की बात करते हैं तो सोल्यूशन प्रेशर कुछ इस तरह का होगा जिसमें रॉड के ऊपर कुछ ऐसा होगा, उसके ऊपर कुछ ऐसा होगा। हम समझ चुके हैं कि रॉड पर ऊपर निगेटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा और बाहर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से एक असेंबली बनेगी इस तरह की जिसमें हमारे पास चार्ज का सेपरेशन होगा, और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और इस पोटेंशियल को इस असेंबली का या इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें काम की बात क्या है। काम की बात जो याद रखने की वो क्या है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड सोल्यूशन प्रेशर। ठीक है, लॉजिकल है? तो द सॉल्यूशन प्रेशर मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन, सो दिस इज डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इन सॉल्यूशन Mn+ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। यस क्योंकि सर हम नीचे कूद रहे हैं, अगर हम नीचे कूदेंगे तो सर Mn+ की कांस्टेंट बहुत बढ़िया। चलिए ये भी ठीक है। ऑन रॉड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। यस, ये भी सही है सर, रॉड पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता चलाएगा। चलिए ठीक है। दूसरी बात क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये खेल आप बहुत दिनों तक नहीं खेल पाएंगे। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि रॉड पर जो इतना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा कि सोल्यूशन फेज से आपके रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को खाना स्टार्ट कर देंगे, एंड द रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द आयंस एंड रेट ऑफ दूसरा वाला डिसोसिएशन इज इक्वल। बताओ समझे बात को? यानी नीचे गिरना और जमना सभी बराबर हो जाएगा, और उस टाइम पर इस असेंबली का जो भी पोटेंशियल होगा उस असेंबली के इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। और ये लाइन यहां पर लिखी गई है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए पुरानी बात हो गई, अब काम की बात देखो क्या है।
क्या मैं एनोड के बारे में इतना, क्या मैं इस चीज के बारे में इतना इंटरप्रेट कर पा रहा हूं कि इस तरह की असेंबली को एनोड कहा जाएगा? रट लेते हैं, किस तरह की असेंबली को एनोड कहा जाएगा? उस असेंबली को जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम डोमिनेटिंग था सोल्यूशन प्रेशर से, यानी एक ऐसी असेंबली जिसमें मेटल का नीचे गिरना और रॉड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज्यादा डोमिनेटिंग है, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसी असेंबली का नाम क्या रखा जाता है? एनोड। यहां तक ठीक है? इस एनोड के बारे में जरा बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन सही लगती है? क्या ये ठीक लगता है इस एनोड के बारे में कि एनोड के लिए एसपीओपी ज्यादा डोमिनेटिंग है? बिल्कुल सही है सर, सोल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी को डोमिनेट कर रही है, इसलिए ये एनोड है। बहुत बढ़िया। क्या ये भी ठीक है, एनोड विल बी ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी? बिल्कुल सही है सर, एनोड नेगेटिव पोलैरिटी का होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना इज ऑक्सीडेशन। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा। और आखिरी बात यह है कि एनोड जो होगा वो मेरा इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होगा, ये आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इसलिए कहा जाता है एनोड इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है और ये आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। ये चार बातें हमें एनोड के बारे में याद करनी है। पहली, एनोड एक ऐसी असेंबली है जिसका डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी से ज्यादा डोमिनेटिंग। दूसरी, एनोड एक ऐसी असेंबली है जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगी, जो आउटर सर्किट को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। एनोड एक ऐसी असेंबली है जिसमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और फिर एनोड एक ऐसी असेंबली है जो कि नेगेटिव पोलैरिटी की असेंबली मानी जाएगी। यहाँ पे ठीक? yes, एक बात में कंफ्यूजन है। हमने अभी ये कहा कि जो इसमें मेटल गल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही अपने पास रखते हैं, बाकी मेटल उसमें दे देते हैं, मेटल आयंस उसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है, रख के तो जब सर्किट जब कंप्लीट होगा तब देगा ना सर। हाँ। तो और तभी सर्किट कंप्लीट होने की वजह से हमने इसे ऑक्सीडेशन बोला है। हाँ बिल्कुल। ओके, मतलब उस रीजन की वजह से हमने ऑक्सीडेशन नहीं बोला कि ये गल के नीचे दे रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये इसलिए, हाँ बिल्कुल, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के पास जा रहे हैं, ये इसीलिए बोला जा रहा है। क्योंकि अकेला ये कुछ नहीं करता, उस अकेले से आप कुछ नहीं कर सकते, ना टॉर्च जला सकते हैं, ना इसके इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही खेल कूद कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ ही नहीं रहे। बाहर लाने के लिए आपको उसको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो जिसके साथ आप इसको जोड़ते हैं वो कैथोड बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड के पास चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट पैदा करता है और वो करंट जब रेजिस्टेंस से क्रॉस होता है तो हमारा टॉर्च जलने लगता है। समझ गया ना? चलिए ठीक है, अब इसी में दूसरी बात कर लेते हैं फटाफट। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी सर, ये बिल्कुल उल्टा हो गया सर। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको आप इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी बोलते हैं, वही कहानी है, काम की बात करते हैं। क्या ये पहला पॉइंट ठीक लग रहा है कि हमारा सोल्यूशन प्रेशर डोमिनेटिंग होगा, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेटिंग होगा, तब वो कैथोड बनेगा? यस। चलिए ठीक है। अगर कैथोड है तो पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा? यस सर। अगर कैथोड है तो रिडक्शन देखने को मिलेगा? यस सर। और अगर कैथोड है तो ये सर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करेगा। बात खत्म हो गई सर, मुझे पूरा सेल चमक गया सर। ये वो आदमी है जो खाना चाहता है, वो आदमी निकालना चाहता है सर। दोनों को चिपकाइए, बात खत्म करिए, सेल तैयार। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताओ समझे कि नहीं? यानी बड़ा आसान लगता है कि सर इस तरह से दो बर्तनें जोड़ देते हैं, दोनों बर्तनों को जोड़ के। अब ये सर अब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ड्रामेबाजी वो सब छोड़िए, अभी ऐसी ऊपरी तौर पे बात कर रहे हैं। इधर से खाएंगे, इधर से फेंकेंगे, उधर से खाएंगे सर, और बीच में करंट जो है वो टॉर्च जला देगी। यही हमारा काम होता है और यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम। तो ये जो कहानी लिखी गई है ये बड़ी आसान, इसको हम तुम्हें पीडीएफ दे देंगे, तुम्हें एक बार पढ़ लेना, हालांकि इसमें कुछ दमदार बात नहीं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी भी कोई असेंबली हो जिसमें कैथोड, जिसमें डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी सेम हो। ऐसा भी असेंबली हो सकता है जिसमें वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो कि नल इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाएगा, और वो नल इलेक्ट्रोड जनरली प्लैटिनम होता है। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें आप इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं या नल इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, जिसमें ओपीएसवी टेंडेंसीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते होंगे, लेकिन वो कैरियर का काम कर सकते होंगे। यानी अंदर कुछ और हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को लेके आ गए, यानी प्लैटिनम इन्वॉल्व नहीं होगा। प्लैटिनम कहेगा भाई लेना देना सब बराबर है, हमारा कोई उम्मीद ही मत करो, हम तो सिर्फ इसलिए लटके हैं कि अंदर कोई और खेल रहा है, इलेक्ट्रॉन को देने लेने का काम कर रहा है, हम उस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएंगे। तो समझना, जैसे हम ऐसी अगर समझाने की लिए बात करें तो जैसे मान लीजिए ये ऐसा हो गया कि ये आपका एक बर्तन है और इस बर्तन में मान लीजिए आपने, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, इस बर्तन में मान लीजिए आपने ये हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, ठीक, और ये जो गैस है ये नीचे चली गई और नीचे आपका HCl का सोल्यूशन है।
ठीक, अब तुम ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पॉसिबिलिटी लगती है तुम्हें कि H2 जो है वो H+ में कन्वर्ट हो जाए? बताओ, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ऊपर से जो H2 आ रहा है वो H2 नीचे गया तो उसने देखा H+ भी है, तो H2 जो है H+ में कन्वर्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं सर H+ जो है वो H2 में कन्वर्ट हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये भी हो सकता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी बात मानता हूं कि जो H2 है वो H+ में कन्वर्ट होता जाए, या H+, ये भी वही हो गया ना जैसे मेटल आयन या मेटल आयन मेटल। इस बार गैस है, बस इतना ही बोल रहा है। तो यानी H2 H+ में जा सकता है, H+ H2 में जा सकता है, बिल्कुल सही सर, कुछ भी हो सकता है। हम तो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां है सर? ये देखिए ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आ रहे हैं। अरे तो निकल के जा कहां रहे हैं? तुम समझो बात को, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर H2 H+ में कन्वर्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां रहेंगे सर? ये नीचे रहेंगे या ये पड़े इलेक्ट्रॉन? तो क्या इनका अचार डालेंगे सर? इन इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे क्या जो सोल्यूशन पे से पड़े? अरे तो प्लैटिनम लटका दो ना, हम इसके नीचे प्लैटिनम लटका दें। समझना जरा बात को, हमने इसके नीचे प्लैटिनम लटका। अरे तो सर प्लैटिनम भी इन्वॉल्व हो जाएगा सर, लेन देन करेगा ना? ना ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सिर्फ एक काम करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लेगा और धीरे से जो है बाहर लेके चला जाएगा। यानी ये कैरियर की तरह बिहेव करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर सर्किट में सप्लाई कर देगा। इसका यूज इस तरह से किया जा सकता है। बताओ, समझे बात को? यानी सर मुझे प्लैटिनम से सिर्फ इतनी उम्मीद है सर, ये कुछ अंदर खेल लेना, क्योंकि मुझे ये चाहिए गैस इलेक्ट्रोड्स के अंदर, यानी गैस आयन इलेक्ट्रोड्स के अंदर ये दिक्कत होती है कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं, ऊपर कैसे आएंगे? गैस तो लेके आएगी नहीं, तो ऊपर लाने के लिए आपको एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लटकाना पड़ेगा जो उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरियर की तरह बिहेव करेगा और उनको कैरियर की तरह बाहर लाकर या बाहर से अंदर लाने का काम करेगा, जिससे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लैटिनम जैसे इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है जिसमें sp और op ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट न समझाकर ये सिर्फ कैरियर की तरह बिहेव कर सकता है, और ऐसे गैस आयन इलेक्ट्रोड में इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है। यहां तक समझ पाए बात को? फिर जब हम इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे तब और ज्यादा डिटेल में बात समझ में आएगी। तो अभी के लिए क्या बात हुई कि मेरे पास दो तरह के मेन आदमी, ये तो खैर बेकार ही हो गया नल इलेक्ट्रोड, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। दो तरह के मेन आदमी, एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसको आप एनोड कहते हैं, एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को खा रहा है जिसको आप कैथोड कहते हैं। एनोड क्योंकि एक ऐसी असेंबली है जहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसको नेगेटिव पोलैरिटी बोला जाएगा, और कैथोड हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी का एक सिस्टम होगा। ये नेगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी के लोगों को जोड़ा जाए तो एक सेल तैयार किया जा सकता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दिया जाएगा, जो देखने में ऐसा लग सकता है। अब एक बार सब लोग समझो, इस आदमी को बिल्कुल भूल जाते हैं, बीच में क्या चल रहा है इसको भूल जाते हैं। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, हम नहीं जानते इसके बारे में, इसको भूल जाते हैं। ठीक, अब तुम ये बताओ जितना अभी बात हुई है वो क्या हुई है, जरा इसको पहचानो। ये तो बड़ा ड्रामा बनाया गया, इसको तुम देख लेना, हम अपना डायग्राम बना लेते हैं यार। इसको तुम देख लेना, हम दे देंगे तुम्हें। ये ले लेते हैं, ये बर्तन है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना यार, ये एक्सीडेंटली बना है, मतलब जैसे गैल्वेनिक सेल है हमारा, ये एक्सीडेंटली बना है। जैसे हम तुम्हें बताएं, पता नहीं कैसे किसी ने ये हरकत की, जरा समझना। अभी हम इसको बनाएंगे, एक ऐसे रफ सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्तन था, इस बर्तन में ये कॉपर +2 का सोल्यूशन था। दिस इज कॉपर +2, ठीक। और इस बर्तन में किसी आदमी से जो है ना ऐसे करके जिंक की रॉड जो है अंदर छूट गई। दिस इज जिंक रॉड, यानी कॉपर +2 का सोल्यूशन है जिंक की रॉड, ऐसे छूट के अपना चला गया। वो चला गया तो लौट के आया। जब लौट के आया तो अजीब सा तमाशा था। तमाशा ये था कि ये जो सिस्टम है ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। ये जो रॉड है ये तो बन गई ऐसी, और नीचे जो है ये आपका जिंक डिपॉजिट कर गया सारा। मतलब समझिए क्या हो रहा है, यानी कुछ ऐसा हो गया जैसे कॉपर डिपॉजिट कर गया। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि जिंक की रॉड को जब आपने कॉपर सोल्यूशन के अंदर डाला, ये कुछ गंदा सा डायग्राम बन गया है। जिंक की रॉड को जब कॉपर +2 के सोल्यूशन में डाला तो हुआ ये कि जिंक की रॉड तो गलने लगी और कॉपर +2 जमने लगा। मतलब ऐसा तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि रॉड जो है वो कॉपर की बन गई और सोल्यूशन जिंक का बन गया। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लो तुम कि भाई जिंक की रॉड को जब आपने कॉपर +2 के सोल्यूशन में डाला तो कुछ ऐसी सीन चलने लगी कि ये जो जिंक की रॉड है वो तो गलने लगा। यानी जिंक की रॉड जो ऐसे आपने डाली थी वो ऐसे करके गल गई पूरी, और जो अंदर था उसमें ये कॉपर +2 जम गया। जो कॉपर +2 का सोल्यूशन था उसमें कॉपर +2 ऐसे जम गया, यानी अंदर जो है वो जिंक +2 बढ़ने लगा और कॉपर का डिपोजिशन दिखाई देने लगा, और ये रॉड जो है गल के ऐसे खराब हो गई। ऐसे तो लोगों ने कहा ये अंदर हुआ क्या यार, हम तो समझ ही नहीं पा रहे ये चल क्या रहा है। तो लोगों को समझ में आया कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हमारा जिंक था, जो जिंक की रॉड थी, वो जिंक की रॉड अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन देती गई।
यानी जिंक की रॉड जो है वो ऑक्सीडाइज करती गई, यानी अंदर कुछ ऐसा हुआ है, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। और जो इससे की हुआ क्या कि जिंक की रॉड के जो जिंक है वो जिंक +2 के फॉर्म में नीचे गिरते चले गए। चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ, जो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर आए उनको कॉपर +2 ने पकड़ लिया, जो बाहर पड़ा हुआ था सोल्यूशन फेज में। कॉपर +2 ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर कॉपर के फॉर्म में जमना स्टार्ट कर दिया। बताओ समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? यानी इस रॉड को देखें तो इस रॉड में से जो कि जिंक की रॉड थी, वो जिंक की रॉड में से जिंक जो है वो जिंक +2 के फॉर्म में नीचे गिरता जा रहा है, यानी अंदर जिंक +2 पड़ता जा रहा है, अंदर जिंक +2 पड़ता जा रहा है। और जब जिंक नीचे गिरेगा तो रॉड पर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर पकड़ता जा रहा है जो ऑलरेडी सोल्यूशन फेज के अंदर था। तो हो क्या रहा है कि कॉपर तो जमता जा रहा है और जिंक गलता जा रहा है। इस पूरे खेल में क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है अंदर ही अंदर? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, खेल खत्म। लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व नहीं है क्या सर? वो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो अंदर ही अंदर हो रहा है। किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर बाहर आ जाए तो हम उन इलेक्ट्रॉन से अपना टॉर्च जला लेंगे बस। और यही सोच के लोगों ने एक सेल पैदा किया जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। और वो इस टाइप का था कि एक बर्तन लिया गया जिसमें जिंक की रॉड को जिंक के सोल्यूशन में डिप कर दिया गया। This is rod of zinc and this is zinc +2 solution. और इसी तरह से कॉपर की रॉड ली गई और उसको कॉपर के सोल्यूशन में डिप कर दिया गया। दिस इज रॉड ऑफ कॉपर एंड दिस इज कॉपर +2 का, कॉपर सल्फेट कुछ भी, कॉपर +2 का सोल्यूशन। ठीक, अब तुम जरा समझना जरा। अब ये कह सकते हैं कि सर जिंक +2 के फॉर्म में गिरेगा बिकॉज द सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी ऑफ जिंक इज बेटर देन द सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी ऑफ कॉपर। तो ये यहां इस एग्जांपल से पता चल रहा है कि जिंक के अंदर डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर जिंक जो है वो नीचे गिरने लगेगा। समझ लो बात को? तो जिंक अगर नीचे गिरने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर इकट्ठे होते जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन अब मैं बाहर निकाल लूंगा। समझना, इस रेजिस्टेंस से क्रॉस कराऊंगा और नीचे भेज दूंगा। अब तुम समझ पा रहे हो कि ये सर जो काम आपने बर्तन के अंदर चुपचाप किया था, अब वो काम आपने 2 अलग अलग बर्तनों में कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि अब सर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, दिस इज द एरो जो हम दिखा रहे हैं, दिस इज नॉट करंट का डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन। सर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो है वो ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। आप मेरे ख्याल से समझ रहे होगे करंट का फ्लो तो उल्टा होगा। सो दिस इज करंट का फ्लो। तो बहरहाल तो वो ये कहना क्या लग रहा है कि आपका जो है अगर जिंक की रॉड को जिंक +2 के सोल्यूशन में और कॉपर की रॉड को कॉपर +2 के सोल्यूशन में डाला जाए तो इस तरह से असेंबली को जब आप कनेक्ट करते हैं तो इस असेंबली को एक सेल बोला जा सकता है। और ये सेल आपके इस रेजिस्टेंस से जब करंट को क्रॉस करवाएगा तो इससे करंट से हीट जनरेट होगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये पहली बात तो सर ये सर्किट कंप्लीट नहीं, जैसे हवा में तो इलेक्ट्रॉन चलता नहीं, तो एक तो सर्किट की कंप्लीशन की दिक्कत आ रही है। चलिए वो भी छोड़िए, मेन दिक्कत ये आ रही है कि ये सेल अगर है भी तो ये काम नहीं करेगा। सर क्यों नहीं काम करेगा? सर थोड़ी देर बाद दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? आप ये कह रहे हैं कि जो जिंक है वो नीचे गिरता जा रहा है, बहुत बढ़िया। अगर जिंक नीचे गिरता जाएगा तो नीचे प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? वो प्लस इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे अभी तुमने पढ़ा भी था, एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना प्लस इकट्ठा हो जाएगा, यानी इस बर्तन का दर्द इतना बढ़ जाएगा कि जिंक मना कर देगा, अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि नीचे इतने प्लस आ चुके हैं कि वो मुझे नीचे जाने ही नहीं देते। बताओ समझे कि नहीं? यस। लेकिन अगर जिंक नीचे ना गया, अगर जिंक नीचे ना गया तो ऐसे में सर ये पहली वाली जो इक्वेशन है ये तो बर्बाद हो गई। सर ये कहां से आएंगे अब? सर जब जिंक नीचे नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे तो यहां नहीं जाएंगे, और अगर यहां नहीं जाएंगे तो कॉपर +2 उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा ही नहीं। ये बताओ, ये समझे? यस सर। यानी इस लेफ्ट वाले बर्तन का दर्द तुम्हें महसूस हो रहा है कि जिंक का नीचे गिरना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, अब तुम्हें दूसरे वाले बर्तन का दर्द दिखाते हैं। मान लो अगर जिंक नीचे गिर गया तो क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन सर यहां जाने से मना कर रहे हैं। हमने कहा भाई तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? कह रहा अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे माइनस ही माइनस दिखाई देता है सर, सल्फेट नाइट्रेट जो भी आपने एनाल लिया। हमने कहा क्यों इतना माइनस दिखाई दे रहा है? कह रहा है यार इसलिए इतना माइनस दिख रहा है क्योंकि कॉपर +2 तो जमता जा रहा है, तो प्लस की कंसंट्रेशन तो कम होती जा रही है और जो निगेटिव चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। रिलेटिवली बढ़ नहीं रहा है, रिलेटिवली निगेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, यानी निगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। सर हम नीचे नहीं आएंगे, सर नीचे वाले लोग हमें परेशान करते हैं, रिपेल करते हैं। हाँ, यानी वो कूदने से मना कर रहा है और ये अंदर जाने से मना कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारा टॉर्च बहुत जल्दी बंद होने वाला? यस सर। और यही कमी है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सर, दोनों बर्तनों में। हाँ सर जो वायर कनेक्ट है वो तो सर रॉड से कनेक्ट है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन रॉड में जाने से क्या दिक्कत है?
है सर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो हाँ। जो वायर है उसके वो तो रॉड से कनेक्ट है। हाँ, मतलब यही वाली बात आ रही है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रॉड पर आएंगे तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ऑलरेडी सिस्टम पर बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स आते गए तो कॉपर +2 इनको पकड़ता रहेगा। लेकिन एक केस ऐसा बन सकता है जिसमें ये रॉड पर ही इलेक्ट्रॉन नीचे जाने से मना करें, क्योंकि कॉपर +2 उन इलेक्ट्रॉन्स को तभी पकड़ेगा जब वो रॉड की सरफेस पर आकर बाहर आए। मतलब कॉपर तो अंदर नहीं घुस जाएगा, तो कॉपर तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जो वो रिपल्शन भी फील करेंगे कि भाई ऐसा मैं बाहर निकलूंगा, कॉपर +2 मुझे पकड़ेगा लेकिन मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जो दर्द है वो इस लेफ्ट कंपार्टमेंट का और इस राइट कंपार्टमेंट का दोनों दर्द एक साथ शुरू होने वाला है। बताओ समझे कि नहीं? और ये दर्द करंट फ्लो को रोक देगा, जिसकी वजह से आपका सेल काम करना बंद कर दे। यहां तक समझ में आया? हाँ सर, ये इधर कॉपर वाले सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ कैसे रही है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में? भाई कॉपर सल्फेट है जैसे मान लो, तो एट T = 0 जितना +2 उतना -2। ओके सर वो सल्फेट का नहीं बताता। हाँ सल्फेट मतलब कोई कॉपर जला गया। हाँ कॉपर कम होता जा रहा है तो सल्फेट बढ़ता जा रहा है रिलेटिवली। यस सर। है ना, तो नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। ये तो सल्यूट है ना, मतलब ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो तो सॉल्ट का सोल्यूशन ही होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। तो हमारा कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ पर जिंक सल्फेट ले लिया, तो यहाँ भी सल्फेट होंगे, जो भी है, ये भी सल्फेट हो गया। अच्छा काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? काम की बात ये सर, ये जो है ना हमारा टॉर्च जो है बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। अब क्या करें? कह रहे कुछ नहीं, हम जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या है? एक तो ये कर लेते हैं कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दें कि जब इस कंपार्टमेंट में दर्द शुरू होने वाला हो, मतलब सुनो जैसे ही दर्द का एहसास हो तो कुछ ऐसा जुगाड़ लग जाए कि इस कंपार्टमेंट का दर्द जो है वो दूर होने लग जाए। लेकिन भाई साहब, इस कंपार्टमेंट का दर्द अगर दूर भी हो गया और उस कंपार्टमेंट का दर्द दूर न हुआ तो भी क्या सेल आपका काम करेगा? इसका मतलब ये हुआ सर, मुझे जो जुगाड़ लगाना है वो ये जुगाड़ लगाना है कि दोनों कंपार्टमेंट में जैसे ही आहें निकलने लगी, समझ लो बात को, जैसे उनके अंदर दर्द उभरा, तो हमारे पास ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि दोनों लोगों को एक बार में शांत कर दे। क्योंकि जब तक दोनों कंपार्टमेंट साइमल्टेनियसली शांत नहीं होंगे तब तक सेल आपका काम नहीं कर पाए। कुछ यहां तक समझ पा रहे हो? मतलब ये तो अजीब बेवकूफी है कि अगर हम ये कह दें कि अरे तुम्हें तो सही कर दिया ना, तुम तो खुश हो जाओ, वो ऊपर वाला कह रहा वो दर्द में है, तो कुछ होना ही नहीं सर, फिर भी कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा हुआ फायदा तभी हो सकता है जब दोनों कंपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व किया जाए और जल्दी सॉल्व किया जाए और शुरू में ही सॉल्व कर दिया जाए, तो आपका टॉर्च जो है वो देर तक काम कर सकता है। और ये काम करने के लिए आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब मैं इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज लगाऊंगा कुछ ऐसे। हम इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो भी कुछ लिखना लिखाना होगा लिख के दे देंगे। ये सॉल्ट ब्रिज, ये एक यू ट्यूब जैसी या पॉलिथीन की कोई भी शेप ले लेते हैं, यू शेप की एक पॉलिथीन की या कांच की एक ट्यूब है। इसके अंदर जो है आप अगार अगार पाउडर डाल देते हैं, और जो अगार अगार पाउडर होता है वो, अगर तुमने सुना हो कभी, घर में भी इस्तेमाल होता है, ये जेली बनाता है। मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते होंगे अगार अगार पाउडर घर में जेली बनाने का काम। तो ये जो जेली है, जेली जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो पोरस स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखने से तो नहीं कुछ दिखता है, लेकिन वो पोरस जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारे इसके अंदर में कुछ डालूंगा, तो जो उसमें पोरस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है कि कोई भी आदमी जो है अंदर से ऐसे घुस के निकल सकता है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, अगार अगार पाउडर में थोड़ा सा पानी वानी छिड़क दिया, तो एक पोरस सा जेली जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और फिर इसके अंदर भर दिया मैंने सॉल्ट, मान लीजिए KCl। जरा समझना बात को, यानी ये अगार अगार पाउडर भरने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट डाल दिया, जिसको आप KCl बोल रहे हैं। मान लीजिए आपने KCl का सॉल्ट डाल दिया। अब जरा समझना जरा बात को, तुम ये बताओ, क्या ये एकदम से ऐसा हो जाएगा कि यहां पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई है? सर ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रही होगी। तो तुम सोचो जिस टाइम पर बढ़ना स्टार्ट होगी उस टाइम पर क्या होगा। जिस टाइम पर बढ़ना स्टार्ट होगी, ये पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ना स्टार्ट होगा, तो तुम्हें नहीं लगता ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? भाई अगर इस कंपार्टमेंट में प्लस बढ़ रहा है तो ये ऊपर की तरफ के जो KCl के जो Cl माइनस है, जो आपने सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरे हैं, खुद से भरे हैं, वो Cl माइनस उस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही प्लस बढ़ने लगेगा, उस सॉल्ट के Cl माइनस उस पोरस रास्ते से ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो होगा क्या इससे जब K+ जो है, सॉरी Cl माइनस जो है, वो इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। बताओ समझे?
जैसे ही वो Cl माइनस अंदर गिरने लगेगा तो सर ये जो पॉजिटिव चार्ज आपने बनाया था, ये पॉजिटिव चार्ज जो है धीरे धीरे जो है कम होने लगेगा। वो अंदर गिरते जाएंगे, पॉजिटिव कम होता जाएगा। अगर ये पॉजिटिव कम होता जा रहा है तो ऑब्वियस है सर, एक चीज तो समझ में आ रही है कि इस बर्तन का दर्द जो है वो मुझे दूर होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल तेजी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या यहां पर जो सल्फेट की नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, वो एकदम से बढ़ जाएगी? नहीं सर, ये भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जब ये धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये किसको आवाज लगाएगी? ये कहेगी K प्लस इधर आओ, तो वो जो एक्स्ट्रा K प्लस है वो नीचे गिरने लगे। बताओ, समझ रहे हो बात को? मतलब ये ऐसे नहीं गिरेंगे, ये छेद में से आएंगे, ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं बात को? मतलब मैंने तो ऐसे दिखा दिया कि वो यहां आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा, लेकिन वो आएंगे इसके अंदर से, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे। अच्छा, अब ये बताओ, इसका फायदा तुम्हें नहीं लग रहा है? सर एक फायदा तो यही हो गया सर, ये आ करेगा खड़ाक से Cl घुस जाएंगे, वो आ करेगा खड़ाक से K प्लस घुस जाएंगे। सर दोनों में दर्द ही नहीं होगा सर, ये सेल देर तक काम करेगा, क्योंकि अब जो है जिंक नीचे गिरने से मना नहीं करेगा और उधर जाके इलेक्ट्रॉन जाने से मना नहीं करेंगे। ये सेल अब बढ़िया काम कर रहा है। यानी इस सॉल्ट ब्रिज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो हमें अभी समझना है, लेकिन सॉल्ट ब्रिज लगाना जरूरी था सर। एक तो सबसे बड़ा काम, सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा सबसे अच्छा काम कि सॉल्ट ब्रिज में पड़ा सॉल्ट दोनों कंपार्टमेंट के दर्द को दूर कर रहा है। बताओ यहां तक ठीक है? Yes, sir. लगा के तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अकल क्या लगानी? इस सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट लिया जाए उसके अंदर सबसे अच्छी खूबी क्या होनी चाहिए? हाईली आयनिक, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो ताकि वो उल्टे सीधे जवाब। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है यार, बड़ा सीधा सवाल पूछा है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैसी इस बातें करो, सीधा सा सवाल है। सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट लिया जा रहा है उसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है? ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर उसमें नहीं, आयंस में ब्रेक तो KCl खुद तो ना कर रहा है, वो तो उधर से कोई खींच रहा है तो वो टूट के जा रहा है। तो ये तो खींचने की ताकत के ऊपर डिपेंड करेगा। KCl के ऊपर तो कोई लेना देना है नहीं। आप कोई भी सॉल्ट लीजिए सर, ये खींच काट के टूट जाएगा। और वैसे भी आप कौन सा एक्वस सॉल्ट ले रहे हैं? आप तो मोल्टेन सॉल्ट ले रहे हैं। आपने KCl का मोल्टेन सॉल्ट अंदर डाल दिया, तो जब मोल्टेन सॉल्ट अंदर डालेंगे तो जब कोई खींचेगा तो जाएंगे, नहीं खींचेगा तो नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो ये तो खींचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो खींचेगा तब हम चले जाएंगे। अरे भाई, सबसे अच्छी बात अभी मैंने बोली थी तुम्हें, उधर से आवाज आई बगल वाले बर्तन से, Cl इधर आओ, और Cl दौड़ता हुआ चला गया। उधर से आवाज आ रही है K प्लस इधर आओ, और K कह रहा है रुको यार अभी। अब फायदा हुआ कि नुकसान? हमें ऐसा सॉल्ट चाहिए सर जिसके कैटायन एनायन दोनों कंपार्टमेंट के दर्द को सुनते हैं, सुनकर भागते हैं, और तेजी से भागते हैं, और बराबर स्पीड से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया सर। कहीं ऐसा ना हो सर वो खड़ाक से घुस गया और ये ऐसे मरा है, अभी तो सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि सर सेल तभी काम करेगा जब दोनों बर्तनों के दर्द एक साथ जल्दी दूर होंगे। इसका मतलब ये हुआ, सॉल्ट ब्रिज में लिया गया सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसके अंदर ये खूबी हो कि उस सॉल्ट के दोनों कंपोनेंट्स की स्पीड और स्पीड फास्ट हो, और दोनों कंपोनेंट्स की स्पीड्स ऑलमोस्ट बराबर हो। और ऐसे में एक ही सॉल्ट है जो सबसे अच्छा आदमी हमारा, एंड दैट इज KCl। सॉल्ट ब्रिज में सबसे खूबसूरत इंसान जो यूज किया जा सकता है वो KCl है, क्योंकि KCl ही वो आदमी है जिसके कैटायनिक एनायनिक कंपोनेंट का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो बराबर, जिसमें कैटायंस एनायंस की जो स्पीड्स हैं और जो कैटायन एनायंस की स्पीड का जो स्पीड तेज भी है और साथ में स्पीड बराबर भी है, और जो कि KCl के साथ देखने को मिलता। बताओ यहां तक समझे? सर आपने बोला कि जो KCl है उसमें जो K और Cl दोनों की स्पीड जो सेम है। सर जो ये सॉल्ट ब्रिज है, अगर उसको हम लेंथ, मतलब वो लेंथ पे डिपेंड करता है अगर हम कोई और सॉल्ट ले तो? तुमने कभी टॉर्च में सेल देखे? यस कितने बड़े होते हैं? सर एक उंगली भी होता। तो फिर क्या उसमें लेंथ में ऐसा थोड़ा ना होता सर। एक कैथोड उस रिक्शे में रखेंगे, एनोड उस रिक्शे में रखेंगे, और बीच में टॉर्च लेके हम चलेंगे। अभी तो इतना बड़ा से तो इतनी सी असेंबली होती, क्या लेंथ में की मतलब? तो ऐसे सवाल मत पूछो जिसका हम जवाब ही ना दे पाए। हम क्या जवाब देते? हमने को बनाया ये हमने देखा कोई, अब तो ऐसी कहीं पढ़ लिया तो बकवास कर दी, खत्म हो गई बात। अब इसमें इतनी डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे कि तुम्हें सर लेंथ वेंथ का। हाँ, जितना दिमाग कहता है वो यही कहता है सर, सॉल्ट ब्रिज जो है वो कैथोड एनोडिक कंपार्टमेंट के बीच में रखा जाएगा, जिसमें ऐसे ऐसे लोग भागते रहेंगे बस। अब ये कि सर इसकी लेंथ ज्यादा है उसकी लेंथ कम, ये तुम क्या अजीब से सवाल पूछ रहे हो? समझ रहे हो? और जब इतना कुछ लग रहा हो तो जब बड़े हो जाओ तो सेल एक बार बना के देखना, अपने आप समझ में आ जाए। हाँ, नोएडा वाला कोई पूछ रहा था कुछ। सर ऐसा नहीं कर सकते सर, जैसे उसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है सर, एक और बल्ब डाल दिए अपोजिट। एक और क्या डाल दे?
एक और टॉर्च डाल दिए बीच में सर, सॉल्यूशन के अंदर टॉर्च डाल दिए तो सोल्यूशन के अंदर टॉर्च, मतलब सर उसका मतलब सर टॉर्च का मतलब अपोजिट पोलैरिटी डाल दिए सर सॉल्यूशन में, तो भी तो सर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। हाँ बिल्कुल, आप ये काम करते रहिए कि इंजेक्शन से जो है यहाँ भरते रहिए ऐसे Cl माइनस, और एक इंजेक्शन से यहाँ भरते रहिए। हमें समझ में आ रहा है कि एक टॉर्च को कितने आदमी पकड़ेंगे। एक तो आदमी होगा जो टॉर्च पकड़ेगा और 2 आदमी होंगे जो इंजेक्शन भर रहे होंगे। नहीं सर, सॉल्ट टॉर्च लगा दें सर, तो सॉल्ट ब्रिज की जगह टॉर्च लगा दें। यस सर। अरे तो टॉर्च नहीं जलेगा ना यार। सर तो सर नेगेटिव चार्ज तो है ना सर, वहाँ नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन। करंट जो है वो सल्फेट आयन की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से फैलती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अच्छा सर, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा ना, ये आयन कैटायन को थोड़ा ना घुमाएंगे आप। हाँ कभी KCl खत्म नहीं होगा फिर उस ट्यूब में भरा होगा। क्या कह रहे हो? जो KCl उस ट्यूब, हाँ बिल्कुल शिवम, बिल्कुल सही कह रहे हो कि KCl खत्म क्यों नहीं होगा। अब हमने तो देखा हमारा टॉर्च जो है 2-4 दिन बाद बंद हो जाता है। तो सर KCl का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ 4 दिन चल गया, नहीं तो आधे दिन में बंद हो जाता। KCl सिर्फ या सॉल्ट ब्रिज आपके टाइम को बढ़ा रहा है, आपके सेल की यूज बढ़ा रहा है, सेल का ड्यूरेशन बढ़ा रहा है। ये कुछ ऐसा इंतजाम थोड़ी ना है कि सर आप मस्त हो जाइए सर पूरी जिंदगी टॉर्च लेके बैठे रहिए, ऐसा थोड़ी ना है। थोड़ी देर बाद आपको पता ही है KCl बंद हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। जब KCl खत्म हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा। ये सॉल्ट ब्रिज आपका कुछ मदद कर रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और ये वो मदद है जो ऊपरी तौर पर दिखाई दे रही है, जो इंपॉर्टेंट। एक और मदद है जो बड़ी छुपी हुई मदद होती है, बड़ी यूनिक मदद होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ सॉल्ट ब्रिज क्या क्या करता है वो अभी हम लिख के दे देंगे। सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा आदमी है जो कि इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा आदमी है जो कि पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब सब अच्छा काम कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ कुछ ये खूबियां होनी चाहिए कि इसके अंदर कैटायन एनायंस का ऐसा ऐसा होना चाहिए। अच्छा अब तुम ये कह रहे हो कि सर सबसे अच्छा आदमी आपका KCl है क्योंकि KCl में सारी खूबियां हैं, समझ रहे हो। लेकिन एक आदमी कह रहा है कि नहीं हम KCl का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, हम यहां पर KCl का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कोई और सॉल्ट चाहिए। जबकि उसको पता है कि KCl सच्चा कुछ नहीं, फिर भी वो KCl का इस्तेमाल मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके किसी एक कंपार्टमेंट में एक ऐसा कैटायन पड़ा है जो Cl के साथ जुड़कर प्रेसिपिटेशन कर सकता है, लाइक सिल्वर, थैलियम, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। ये वो आयंस होते हैं जो Cl के साथ खट से जुड़ के प्रेसिपिटेट बना देते हैं, क्योंकि इनके सॉल्ट का KSP बहुत कम होता है। तो मैंने कहा क्या परेशानी है यार, सॉल्ट बन के यहां जम जाएगा, क्या बुरा, ये जम गया, ये जमा दीजिए। कह रहा नहीं यहां जम जाएगा तो दिक्कत नहीं है, यहां जम जाएगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं बात को? सारा जब चोंची बंद कर दोगे तो वो बहेगा ही, समझ लो बात, खेल ही खत्म हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा है KCl सबसे अच्छा आदमी, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन आपकी कभी मजबूरी भी हो सकती है। और वो मजबूरी ये है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोड्स कंपार्टमेंट में कुछ ऐसे कैटायंस के प्रेजेंस हो जो KCl के Cl के साथ जुड़कर प्रेसिपिटेशन कर सकते हो एट द माउथ ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, तो फिर सर ये खेल खेलिएगा मत, ये रिस्की है। इसकी जगह कोई और सॉल्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, भले ही वो दूसरे सॉल्ट KCl जितने मजबूत ना हो, लेकिन आप मजबूर हैं, आप KCl का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बताओ समझे बात को? सर 2 चीजें पूछनी है इसमें। हाँ सर हमने कहा KCl आ जा सकता है, तो ऐसा क्या ये टेंडेंसी नहीं हो सकती कि उसमें दूसरे बीकर में जो आयंस है वो उससे दूसरे बीकर में चले जाएं? हाँ मतलब बिल्कुल हो सकती है अब ऐसा, लेकिन वही इतना अट्रैक्शन ये वाला आदमी क्रिएट करे सल्फेट के लिए कि वो सल्फेट उठ के चले जाए। अब ये पॉसिबिलिटी है, अब चांसेस तो कम ही लगते हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं लगता ना कि एक बर्तन से उठ के कोई आदमी दूसरे बर्तन में या दूसरे बर्तन से, ऐसा तो ये पहले ही कहीं बीच में जाके मिल जाएंगे, पत्थर बना के खत्म कर देंगे। यस सर, वही। हाँ तो वो चांसेस हैं, मतलब जिसकी चांस कम है, मतलब इसलिए सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल तो जरूरी है आपके लिए। आप हर गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करिए, वरना आपका काम नहीं चलेगा। तो सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा आदमी KCl है, लेकिन मजबूरी में KCl की जगह किसी और का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट, जो उतने अच्छे नहीं है लेकिन मजबूरी में इस्तेमाल किया जाएगा। और मजबूरी कब होगी? जब किसी भी इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट में कोई ऐसा कैटायन पड़ा हो जो उस Cl के साथ या उस KCl के एनायन के साथ जुड़कर प्रेसिपिटेशन करे, और उस प्रेसिपिटेशन को अगर आपने मुंह पे कर दिया तो वो मुंह चोक हो जाएगा, और मुंह चोक हो गया तो सर खेल ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है KCl के इस्तेमाल ना करने की, ये हमने लिख रखा है, हम तुम्हें भी दिखा देंगे, ठीक। अच्छा एक और बात बोल रहे हैं, इस सॉल्ट ब्रिज का एक बड़ा छुपा हुआ इस्तेमाल, सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। क्या है ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? हम इसको डायग्राम से समझा ही देते हैं, बस एक सेकंड बस रुक जाओ। ये नहीं है,
ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो भी मैंने कुछ कुछ बोला है, ये अगर अगर पाउडर है, ये डालते हैं वो डालते हैं, सब तुमने मैंने लिख के दे रखा है। ये सॉल्ट ब्रिज में जो है ये कब यूज नहीं करेंगे KCl, जब Ag+ पड़ा हो, जब मर्क्यूरस पड़ा हो, जब मर्क्यूरिक पड़ा हो और जब थैलियम पड़ा हो। एक आध जगहों पर lead+2 के बारे में भी बोलते हैं। लेड भी लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो अगर इनमें से कुछ भी पड़ा हो तो आप भाई साहब KCl से दूर रखिएगा, क्योंकि KCl जो है वो प्रेसिपिटेशन कर सकता है इन तमाम बकवास लोगों का। कहां पर? माउथ ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। और अगर सॉल्ट ब्रिज के मुंह पर ही जम गए तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में मजबूरी है इसका इस्तेमाल करना। ये पेस्ट नहीं है, लेकिन ये मजबूरी के नाम, यानी अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें कैटायंस एनायंस की स्पीड में अंतर है, लेकिन अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं। समझ गए बात को? फिर ये कह रहे हैं कि सर सॉल्ट ब्रिज जो है वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। चलिए हमने मान लिया, ये है जो हम बात करना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। सॉल्ट ब्रिज जो है वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। ये कौन सा नया पोटेंशियल आ गया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? इसको तुम नोट कर लेना, मैं इसको हटा दूं अभी। यस सर। तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये देख लीजिए आप। तुम ये बताओ, ये बात मानते हो कि सर इस कंपार्टमेंट में माइनस आ रहा था और इस कंपार्टमेंट में प्लस आ रहा था, जिसको आप एनोड बोल रहे थे, दैट वाज जिंक का इलेक्ट्रोड, और इसको आप कैथोड बोल रहे थे, जिसको कॉपर का इलेक्ट्रोड बोल। याद है? ठीक है। तुम ये भी बोल रहे थे सर इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव का दर्द आता है, इस कंपार्टमेंट में माइनस का दर्द आता है। यस सर। तो सर ये भी तो देखिए सर, ये प्लस और माइनस जो आप बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी तो सेपरेटेड है, और इस सेपरेशन से भी तो पोटेंशियल आएगा, और ये पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल को अपोज करेगा। दर्द है सर, ये तो बड़ा दर्द है आपका। समझिए बात को। क्यों? क्योंकि सर ये अंदर वाला पोटेंशियल प्लस माइनस, वो माइनस प्लस। सर इसका मतलब ये हुआ जो एक्चुअल ईएमएफ आपको मिल रहा है वो कम मिल रहा है, अंदर कुछ और मचा पड़ा है जो आपके एक्सटर्नल ईएमएफ को घटा रहा है। हमने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी। हम अंदर अगर सॉल्ट ब्रिज लगा देते तो क्या ये प्लस खत्म नहीं हो जाता और ये Cl खत्म नहीं हो जाता? तो अगर ये खत्म हो जाता तो सर ये जो जंक्शन पर लिक्विड के जंक्शन पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो पोटेंशियल भी तो खत्म हो जाता, और ये पोटेंशियल खत्म होना फायदेमंद है क्योंकि ये पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल को अपोज कर रहा है। कुछ समझे बात को? है क्या बता रहे हो सर? ये अपोज कर कैसे रहे? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो कर नहीं रहा है, जो प्लस माइनस जंक्शन पे है वो। नहीं, एक सेकंड, ये अब देखो फिजिक्स हमें ज्यादा नहीं आती, हम सब भूल गए। प्लस माइनस एक ही है, तो इसका एक पोटेंशियल होगा, पता नहीं क्या डायरेक्शन होती है हमें नहीं पता, और एक माइनस प्लस है। तो मुझे जितना समझ में आ रहा है ये कि एक पोटेंशियल अगर ये है जो बाहर आप जिससे आप सेल जलवा रहे हैं, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आप सेल जलवा रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली आपको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा मिल सकता था अगर ये अंदर का पोटेंशियल ना होता। हमें इतना समझ में आता। यानी ये जो जंक्शन पर पोटेंशियल बन रहा है, ये पोटेंशियल आपके एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करता है तो आप किसी भी तरह से इसको अपोज हटा दीजिए। और इसको हटाने में भी मदद कौन करता है? आपकी सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज इन चार्जेस को खत्म कर देता है, और इन चार्जेस के खत्म होने से सर अंदर वाला जो पोटेंशियल है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक्सटर्नल ईएमएफ जितना मिलना चाहिए एटलीस्ट उतना मिल जाता है। यानी ये सॉल्ट ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट छुपा हुआ काम, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करने का काम करता है। आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर